ओके, तो देखिए लास्ट जो कुछ प्रीवियस टॉपिक रह गया ना हम लोग के, उसको भी तो कवर करना है। इतिहास का लजानी मिली इसका मतलब खत्म थोड़ी हो गया, पढ़ना तो है। तो बच्चे बचाए टॉपिक पढ़ लेते हैं, जो पुराने कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स वो पढ़ लेते हैं। हाँ कृष्ण, हाँ हाँ, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। हाँ, I have a sound story about Gandhi. यस, When Gandhi participated to second table around meeting in London, he met a world's famous comedian Charlie Chaplin. I hear a story of Charlie Chaplin. When Gandhi met Charlie Chaplin said to Gandhi that I heard you are the biggest joker in the world. Sorry, Gandhi said to Charlie Chaplin that I heard you are the biggest joker in the world. Charlie Chaplin replied that not bigger you. What is the meaning of these words of Charlie Chaplin? Not bigger you. okay. So is it the question of only you or I can? Hypothetical question, not for. Okay, hypothetical question. It means I can tell all the classmates in this question. Okay. तो जितने क्लास में बच्चे बैठे हैं इनके क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि चार्ली चैपलिन से एक बार महात्मा गांधी मिले, और महात्मा गांधी की जब उनसे विजिट हुई थी तो महात्मा गांधी ने चार्ली चैपलिन के बारे में कुछ बोला था, है ना। और चार्ली चैपलिन के बारे में उन्होंने जो बोला, उन्होंने संवाद में उनके बारे में भी कुछ बोला। तो उन दोनों का जो कन्वर्सेशन हुआ, उस कन्वर्सेशन का जो मायना है, उस मायने के बारे में कुछ चर्चा करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखिए चार्ली चैपलिन को सब लोग जानते हैं, सुना है चार्ली चैपलिन का नाम आप लोग? पहले कलाकार ऐसे दुनिया के जिन्होंने बिना बोले, है ना, कॉमेडी की कहीं ना कहीं नई मिसाल क्रिएट की थी। और वो बिना बोले अपने जितने भी उन्होंने सीरियल्स किए या जो भी किया करते थे, उसमें बिना बोले बहुत सारे इमोशंस को लाके लोगों के सामने रख दिया करते थे। वो इमोशंस के भाव, वो कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी होती थी कि वो लोगों के सामने रख दिया। और उनके अभी भी आप पुरानी सीरीज देखोगे, कभी इंटरनेट पे पढ़िए, सर्च करके देखना, उन सीरीज में कुछ सामाजिक मुद्दे होते हैं और वो अपने आप सामाजिक मुद्दे उन कॉमिक अंदाजे से कहीं ना कहीं लोगों के पास में पहुंच जाते हैं। तो एक चीज ये थी कि वो अपने सोशल एक्टिविटीज को कॉमेडी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना जानते थे बिना बोले, है ना। तो एक तरीका ये था, और उसमें एक बहुत बड़ी चीज थी जिस बेसिस पे दोनों लोगों का कंपैरिजन किया जाता है कि दोनों लोग, जैसे चार्ली चैपलिन अपने तमाम सीरीज में जिस तरीके का जो भी चीजें दिखा रहे हैं, उसमें एक बहुत कॉमन चीज होती थी। वो चीज होती थी लोगों को खुश रख के भी हम वो चीज़ अचीव कर सकते हैं जो चीज़ दुनिया के अंदर अचीव करना टफ है ना। जैसे गांधी जी ने बोला था, अपोनेंट का जो व्यवहार है वो बदला जा सकता है, एकदम बदला जा सकता है। आप व्यक्ति को बदलने से अच्छा उसके व्यवहार को बदलने की कोशिश करो। यही वो अपनी पूरी सीरीज में करते हुए दिखा रहे हैं, है ना। दूसरी चीज, हिंसा और अहिंसा के बीच का डिफरेंस बहुत क्लियरली चैपलिन की सारे सीरीज के अंदर देखने को मिलता है। तो वो उस माध्यम को भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम देखो भाई किस तरीके से नॉन वायलेंस को प्रमोट करते हैं, क्योंकि वायलेंस किसी भी चीज का हिस्सा नहीं,
है ना। तो इस चीज को लेके गांधी जी ने उनके कुछ चीजों पे कमेंट किया था और उन्होंने इसी चीज को प्रेस किया था गांधी जी की, कि गांधी जी जिस तरीके से जिस माध्यम से अपने आंदोलन चलाते हैं, जो भी चीजें करते हैं, या जो भी उनकी सत्याग्रह की फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी को तो मैं देखिए किस तरीके से आपको अपने कार्टून के माध्यम से लोगों तक पहुंचा देता। तो इस बेसिस पे दोनों ने एक दूसरे को प्रेस किया था, तारीफ की थी यहाँ पे इस तरीके की। तो वो एक कन्वर्सेशन है, अच्छा कन्वर्सेशन। अगर ऐसी शॉर्ट चीजें अगर आप अलग से देखते रहते हो तो आपको काम आएंगे ये सब। लेकिन हाँ, इनको कभी भी आंसर्स में इस तरीके की चीजों में मेंशन मत करना, वहाँ यूज मत करना। हाँ, हाइपोथेटिकल है तो वही कह रहा हूँ मैं, इसको कभी आंसर्स में यूज मत करना। अगर आपको करना भी है तो इंटरव्यू पैनल में कभी भी गांधी जी के बारे में कुछ है, या देश विदेश के लोग गांधी जी के बारे में क्या सोचा करते थे, कैसे विचार रखते थे, तो वहां पे आप इसको कोट कर सकते हो उस तरीके की। 19वीं शताब्दी के जो दो महान कवि थे, गांधी जी भारत के थे, इतनी फैन गांधी जी की थी एज ए सोशल वर्कर के तौर पे, अपनी कॉमेडियन के तौर पे, चार्ली चैपलिन की भी थी। द्वितीय गोल्डमेन सम्मेलन में गांधी जी वहाँ पे गए थे, तो उनकी पॉपुलरिटी, गांधी जी वहाँ पहुंचे तो कहते हैं चार्ली चैपलिन का भी योगदान है गांधी जी की इंग्लैंड में पॉपुलरिटी बढ़ाने के लिए। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल एकदम। चार्ली चैपलिन तो खुद अपने में प्रमोट किया करते थे। कई सारी सीरीज आपको दिखेगी कि उसके अंदर एक डमी टाइप का बैठा हुआ और उसको गांधी का शेप दिया गया है, उनके कार्टून में दिखाई देता। तो अपने कार्टून में प्रमोट कर रहे हैं गांधी जी के बारे में। जहाँ पे कहीं अहिंसा दिखाना होता था वो अहिंसा नहीं लिख के दिखाते थे, वो गांधी का पुतला लगा दिया करते थे। तो ऐसी चीजें उन्होंने की है, तो ये प्रमोशन किया गया ना कि पॉपुलरिटी वहाँ उस बेसिस पे बढ़ी होगी, है ना। हाँ ठीक है, तो ऐसी चीजें पढ़ते रहो तो अच्छी चीजें, एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी चाहिए, है ना। बढ़िया, हाँ नहीं ठीक है, बढ़िया है। हम लोग इतिहास जो पढ़ते हैं वो फैक्चुअल चीजों का पूरा संकलन है, और इसमें जब छोटी मोटी स्टोरीज ऐड कर देंगे तो शायद हमारे काम आती है वो चीज। बढ़िया है, अच्छा ठीक है। तो देखिए हम लोग पुराने कुछ टॉपिक्स रिमेनिंग थे हमारे, जिसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। हम लोग बात करने वाले थे बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर, है ना। और इसके अलावा जो भी समय बचेगा उसके अंदर और कुछ लड़ाइयों की बात करेंगे, क्योंकि कुछ लड़ाइयाँ उधार रह गई हैं, है ना, उसको भी पूरा कर लेते हैं। तो देखिए हुआ क्या था कि हम लोग बात कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर आ चुकी थी, ठीक है। अब आज़ादी से बाहर निकल आओ थोड़ा, कल तक आज़ादी हो गई थी ना, आज़ादी वाला सिलेबस खत्म है पूरा का पूरा। वहाँ हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे वापस से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर आई, और आने के बाद में उसने रोल करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो भारत के अंदर जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने आके तमाम प्रतिद्वंदी जो उसके थे, उन प्रतिद्वंदियों में नाम जैसे हम लोग पढ़े थे, पुर्तगालियों का नाम था, डच का नाम था, डेन्स का नाम था, या फ्रांसीसियों का नाम था। इन सबसे लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ चुकी है, लड़ाइयाँ खत्म हो चुकी हैं। फ्रांस के साथ में मैंने बताया था एक अंतिम लड़ाई फ्रांस से बची हुई थी, और वो भी वॉन्डिवॉश की लड़ाई जो हम लोग ने देखी, उन सब से पता चला कि फ्रांस के साथ में भी स्ट्रगल खत्म हो गया। और अब एक लौती जो कंपनी है वो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो भारत के ऊपर रोल करने के लिए अब तैयार है। लेकिन क्या भारत के ऊपर रोल करना सिर्फ ब्रिटिश सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन पावर को हरा देना काफी था? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी भारत की भी तो बहुत सारी शक्तियां हैं जिनके ऊपर कंट्रोल पाना बाकी है। उन शक्तियों के अंदर पहली शक्ति जो है वो बंगाल है। ऐसी देखिए कई सारी शक्तियों में नाम आते हैं कुछ, जैसे हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे बंगाल की। बंगाल एक शक्ति है। बंगाल के अलावा जो दूसरी शक्ति है जिससे स्ट्रगल देखने को मिलेगा वो है मैसूर, ठीक है। मैसूर के साथ में भी अंग्रेजों का स्ट्रगल है, ब्रिटिशर्स स्ट्रगल यहाँ भी देखने को मिलेगा। मैसूर के अलावा एक स्टेट आप देखोगे पंजाब, ठीक है। कौन सी? पंजाब। पंजाब के साथ में भी पंजाब वॉर्स वगैरह होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, पंजाब के साथ में भी यहाँ पे स्ट्रगल देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए अवध और हैदराबाद की भी स्टेट्स हैं, लेकिन ये अवध और हैदराबाद की स्टेट्स लगभग न्यूट्रल रहती है। और न्यूट्रल रहने का मतलब ये कि ये स्टेट्स जो हैं वो साथ जो देती है ज्यादातर अंग्रेजों या ब्रिटिशर्स का ही देती है पूरे के पूरे कार्यकाल में। नहीं भी देती है तो अवध जैसी स्टेट को जबरन अंग्रेज कंट्रोल में ले लेते हैं और उन्हें मजबूरन साथ देना ही पड़ता है। तो जो बड़ी बड़ी शक्तियां जिनके साथ में लड़ाइयों की बात होगी वो हमारे बंगाल की हो सकती है, मैसूर की हो सकती है, या पंजाब की, और एक पावर है मराठा, ठीक है, मराठा। तो ये वो शक्तियां हैं जिन शक्तियों के बेसिस पे अगर बात की जाए, ये शक्तियां अलग अलग तरीके से टाइम टू टाइम ब्रिटिशर्स के साथ स्ट्रगल में देखी गई, है ना। तभी ये फाइनली जाके ब्रिटिश पूरे भारत के ऊपर कंट्रोल कर पाए। अगर देखो एक सिंपल सा ये मैप, अगर भारत का इस मैप के ऊपर हम लोग चर्चा करें, ये पूरा का पूरा जो भारत है, पूरा भारत है, इस पूरे भारत के ऊपर अंग्रेजों का एक समय कंट्रोल था ईस्ट इंडिया कंपनी का। लेकिन क्या पूरे भारत पे ईस्ट इंडिया के कंट्रोल से पहले कुछ शक्तियां नहीं रही थी?
रही होंगी ना कुछ शक्तियां। इसके अंदर एक शक्ति तो यहीं पे है जिसका नाम मुगल है ना। मुगल दिल्ली सल्तनत के वास्तविक काबिज हुआ करते थे और यहीं पे अपनी सल्तनत चलाया करते थे और पूरे भारत पे थोड़ा बहुत कंट्रोल रखते थे। लेकिन ये समय वो है जिस समय में अंग्रेजों के जो कंट्रोल धीरे धीरे भारत पे स्थापित होना शुरू हुए, उसी समय में मुगलों के हाथों से सत्ता निकलती चली गई, है ना। मुगल कमजोर होते चले गए। मुगल का कमजोर होना क्या हुआ, भारत के अंदर कुछ इंडिपेंडेंट राज्यों को यहाँ पे ये परमिशन दे देता है कि वो भारत के अंदर अपने अपने नए नए राज्य बना लें। जैसे पंजाब ने अपना एक नया राज्य बना लिया और स्वतंत्र कर लिया अपने आप को। बोले मुगलों के कंट्रोल से हमें कोई लेना देना नहीं, मुगल से हम स्वतंत्र हैं, ठीक है। और उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट पावर घोषित कर दिया। कौन थे ये लोग, पंजाब के लोग थे। सेम ये काम किया था यहाँ पे आप देखोगे अगर इस वाले एरिया के अंदर, तो मैसूर ने किया था। मैसूर ने भी क्या बोला कि हम भी स्वतंत्र हैं और हमें भी किसी भी तरीके का मुगलों के कंट्रोल से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। मैसूर के अलावा ये काम यहाँ मराठा भी कर रहे हैं, पूरा का पूरा मिडिल जो महाराष्ट्र का इलाका है उसमें मराठास भी ये काम कर रहे हैं। और बंगाल का ये जो इलाका है, इस इलाके में बंगाल के लोगों ने भी खुद को स्वतंत्र कर दिया। मतलब सारी शक्तियां धीरे धीरे खुद को स्वतंत्र करती चली गई या इंडिपेंडेंट करती चली गई, जिसके बाद में ये शक्तियां जो है अलग अलग तरीके की लड़ाइयों में इन्वॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। भारत में अकेली शक्ति मुगल नहीं है, ये ध्यान रखना है पहली चीज। इसके अलावा और भी शक्तियां हैं जो भारत के कुछ हिस्सों में रोल कर रही हैं, जैसे बंगाल, मैसूर, मराठा और पंजाब, ठीक है। ये भी अलग अलग शक्तियां हैं जो अलग तरीके से रूल कर रही हैं। अब देखिए, डायरेक्ट मुगलों से आके लड़ लेते अगर अंग्रेज यहाँ पे, या फिर उनके साथ में डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व हो जाते, तो शायद छोटी मोटी शक्तियां एक्टिव हो जाती पहले से और वो भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को आगे नहीं बढ़ने देती। कोई भी वहां पे शासन कर सकता था। जैसे एक क्वेश्चन लगातार उठता है कि अगर मुगल ना होते तो मराठास होते, है ना। और अगर जाके ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट मुगलों पे अटैक कर देती, तो मुगलों पे अटैक करने के बाद में मराठा इधर एक्टिव होके ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा के अपनी पावर भी स्टैब्लिश कर सकते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एक अच्छा उपाय ये था कि छोटी छोटी शक्तियों पे कंट्रोल किया जाए, ठीक। इसी को वो देखते हुए सबसे पहले कहां पहुंचे, प्लासी, मतलब बंगाल की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग। पूरा का पूरा बंगाल है यहाँ पे, ठीक है। तो बंगाल के अंदर यहाँ पर जब हम लोग बात करें, बंगाल एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र राज्य था। बंगाल को स्वतंत्र कराने वाले कौन थे, कोई नाम बता सकता है? बंगाल को स्वतंत्र किसने कराया था मुगलों से, कोई नाम बता सकता है? मुर्शिद कुली खान, वेरी गुड। मुर्शिद कुली खान वो व्यक्ति है जिन्होंने बंगाल को स्वतंत्र कराया था, मुर्शिद कुली खान, ठीक है। और इन्होंने बंगाल को स्वतंत्र कराते हुए इसकी राजधानी जो है उसको रखा था मुर्शिदाबाद। अपने ही नाम पे इन्होंने इसका राजधानी का नाम रखा था, जिसका नाम था मुर्शिदाबाद। बंगाल के सभी लोग मुर्शिदाबाद की जो राजधानी थी उस राजधानी से लीड किया करते थे, जितने भी नवाब यहाँ पे आए इस जगह में, ठीक है। इनका यही कारवां चलता चला गया। अलीवर्दी खान या बहुत सारे नवाब आते चले गए। अंत में एक नवाब आए जिनका नाम था सिराजुद्दौला। क्या नाम है? सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला जब गद्दी के ऊपर बैठे, ये समय है अप्रॉक्स 1760 का, सॉरी 65 जो है ये समय, 55 जो है ये समय है जिस समय में यहाँ पे कौन बैठा था, सिराजुद्दौला गद्दी के ऊपर बैठे, ठीक है। प्लासी की लड़ाई कब की? 1757 की। और जस्ट 2 साल पहले गद्दी के ऊपर आके कौन बैठे? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जब 2 साल पहले गद्दी के ऊपर बैठे तो इन्होंने आके देखा कि इस समय बंगाल की कंडीशन क्या है, ठीक है। बंगाल की कंडीशन के बारे में थोड़ी चर्चा जब करी गई तो बंगाल के बारे में देखा गया कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो हैं जबरन तरीके से बंगाल की कुछ टेरिटरी को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा रहे हैं। और वो नुकसान पहुंचाने के कुछ तरीके थे, जैसे इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान पहुंचाने का तरीका था वो था एक टैक्स, जो ये जबरन भारतीयों से लिया करते थे। और इस टैक्स के ऊपर जो सारा का सारा कंट्रोल था वो इन्होंने अपने हाथों में ले लिया था। व्यापार के ऊपर जितना भी कर लगा करता था, ठीक है। व्यापार के ऊपर लगने वाले कर किसके कंट्रोल में हुआ करता था? अंग्रेजों के कंट्रोल में होता था। हालांकि वास्तविक शक्ति तो नवाब है यहाँ पे। अगर नवाब यहाँ पे अपनी वास्तविक शक्ति को लेके बैठे हुए हैं तो नवाबों के हाथ में तो टैक्स का होना चाहिए ना कंट्रोल, लेकिन ये कंट्रोल यहाँ पे किसने अपने हाथों में ले लिया? अनफॉर्चुनेटली अंग्रेजों ने अपने हाथों में ले लिया। और इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे कारण था 1717 में फर्रुख शेर का फरमान, ठीक है। अब फर्रुख शेर को बता देते हैं आपको। फर्रुख शेर मुगल शासक है, ठीक है। और 1717 में भारत के अंदर रूल कर रहे थे उस समय, जिस समय में भारत के अंदर अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने इनसे आगे परमिशन मांगी। और परमिशन के तौर पे ये बोला कि हमें भारत की कुछ टेरिटरीज के अंतर्गत बिजनेस या व्यापार करने की परमिशन दे दीजिए, ठीक है। तो इन्होंने जब उनसे परमिशन मांगी तो फर्रुख शेर ने क्या करा? इनको परमिशन ग्रांट कर दी कि भाई ठीक है, हम आपको परमिशन दे देते हैं यहाँ पर कार्य करने की, ठीक है। अब फर्रुख शेर उस समय एक बीमारी से ग्रसित थे।
वो बीमारी ऐसी थी कि लगभग कोई भी पूरे डॉक्टर को दुनिया में दिखा चुके थे, सही होने का नाम नहीं ले रही थी। तो इन्होंने क्या करा, अंग्रेजों से इस बात के बारे में चर्चा की और इन्होंने बोला कि अगर मेरी इस बीमारी को कोई सही कर सके तो बताएं। तो उन्होंने क्या करा, अंग्रेजों ने अपने यहाँ से एक सर्जन को बुलाया और उस सर्जन ने क्या करा, इनकी उस बीमारी का उपाय कर दिया और उस बीमारी को ठीक कर दिया। ये उस बात से इतना खुश हो गए कि इन्होंने अंग्रेजों को फ्री ट्रेड का ऑफर दे दिया। फ्री ट्रेड मतलब आप समझो पूरे भारत के अंदर अगर अंग्रेज अपनी कोई भी फैक्ट्री खोलते तो उस फैक्ट्री का कर किसको देते, मुगलों को देते, या फिर वहां की जो लोकल टेरिटरी का जो भी नवाब हो रहा है या निजाम हो रहा है या फिर जो भी मराठास वगैरह हो रहा है उनको कर दिया जाता है ना। लेकिन इन्होंने क्या करा, फ्री कर दिया, मतलब लगभग फ्री कर दिया। सिर्फ और सिर्फ मान लो अगर 100 रुपए का वो व्यापार करते थे तो 100 रुपए में 1 या 2 रुपए उन्हें कर के रूप में देना रहता था। ये कोई कर है, एकदम फ्री मान लो, अब इसे ये फ्री तौर पे कहीं ना कहीं इन्होंने इसको परमिशन दे दी। तो फर्रुख शेयर की परमिशन को इन लोगों ने बेस बनाते हुए हर जगह अपनी फैक्ट्रीज लगाना शुरू कर दी। यही फैक्ट्री का कहीं ना कहीं जो लॉजिक था ये लेके आगे पहुंचे थे जब बंगाल में। तो बंगाल में इन्होंने 1755 के अंदर, जब मैंने बताया आपको, तो उस समय में इन्होंने क्या करा, वहां पे जो इलाका है पूरा का पूरा बंगाल का, उसके ऊपर फैक्ट्रीज डालना शुरू कर दिया। और डालना ही नहीं शुरू कर दी, वहां पे व्यापारिक कंट्रोल भी अपना शुरू कर दिया। व्यापारिक कंट्रोल का मतलब बेसिकली ये होता है कि एक व्यापारी आया, उस व्यापारी ने आके व्यापार किया, उस व्यापार का जो भी पैसा आया वो अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया और उस पैसे को अपने पास रख के किसको नहीं दिया, नवाब को नहीं दिया। जब नवाब को पैसा ही नहीं जा रहा तो फिर किस बात का रूलर हूं, है ना। तो यहां से आर्थिक रूप से नुकसान किसको हो रहा है, बंगाल के नवाब को देखने को मिल रहा था। तो बंगाल का नवाब इसलिए नाराज थे कहीं ना कहीं कि सिराजुद्दौला इस बात से नाराज थे कि पूरे के पूरे बंगाल के अंदर यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना सारा का सारा कंट्रोल रखती है, करों के ऊपर, टैक्सेस के ऊपर, इस तरीके का कंट्रोल रखा करती है। ठीक है, तो इस कंट्रोल को यहाँ से हटाना चाहते थे सिराजुद्दौला, इसलिए उन्होंने क्या करा, यहाँ पे अटैक कर दिया अंग्रेजों के ऊपर। अंग्रेज इस समय जो रहते थे वो रहा करते थे उस इलाके के अंदर, जो इलाका था फुल्टा द्वीप का, कलकत्ता के अंदर इलाका पड़ता है फुल्टा द्वीप का, तो फुल्टा द्वीप पड़ता है वहां पे, उस इलाके में रहा करते थे और ये अपनी फैक्ट्री कलकत्ता के इलाके में चलाया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे इनके ऊपर जब अटैक किया गया, अटैक करने के बाद में अंग्रेज यहाँ पे सिराजुद्दौला से घबरा के भाग तो गए, यहाँ से निकल गए और उन्हें लगा कि सिराजुद्दौला अब जो है हमारे ऊपर अटैक करके बंगाल खाली करवा दे, तो ये बच के भागे। बच के जब ये फुल्टा द्वीप के ऊपर पहुंचे, शरण ली इन्होंने, तो इन्होंने मदद मांगी आसपास की स्टेट से। आसपास के स्टेट कौन कौन से अगर देखा जाए तो बंगाल के आसपास के स्टेट की अगर बात करें हम लोग, तो इनको जो स्टेट्स दिखे, जैसे ने देखा मराठा है आसपास के इलाके में, एक शक्तिशाली पावर है, अगर हम इनसे मदद ले लेंगे तो मराठा की मदद से हम बंगाल को जीत सकते हैं। ठीक है, बंगाल के जीत के लिए मराठों को थोड़ा सा लालच दे दिया गया कि अगर आप हमारी मदद करते हो इस वॉर में जीतने में, प्लासी की लड़ाई जीतने में, तो हम क्या करेंगे, आपको पैसों से मालामाल कर देंगे और कुछ जमीन भी जो है, टेरिटरी भी जो है बंगाल की आपके नाम कर देंगे। ठीक है, अब जब मराठों को इस चीज का लालच मिला, जिस चीज को लेके लगभग पूरा भारत लड़ रहा था कि टेरिटरी हमको मिले, हमको मिले, हमको मिले, और मराठा को तो बैठे बैठे बिना वॉर के मिली जा रही थी, सिर्फ समर्थन ही तो देना था, तो यहाँ पे मराठों ने क्या करा, अंग्रेजों का समर्थन दे दिया। ठीक है, वो समर्थन इतना मैटर नहीं करता, सिराजुद्दौला ने बाद में बातचीत करके मराठों को समझा जरूर लिया और वॉर के अंदर इन्वॉल्व होने से मना भी कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई, उसके बाद में सिराजुद्दौला 1756 में अंग्रेजों के पास पहुंचते हैं और अंग्रेजों के पास पहुंच के उनसे एक संधि साइन करवा लेते हैं जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ अलीनगर। अलीनगर की संधि है। अलीनगर की संधि कब साइन होती है, 56 के अंदर। और अलीनगर की संधि में ये बोला जाता है कि जो गलत तरीके से व्यापार भारत का किया जा रहा है और जो कर लिए जा रहे हैं गलत तरीके से, उन करों को ना लिया जाए, उसके ऊपर रोक लगाई जाए। ठीक है, और भारत की जो टेरिटरीज हैं बंगाल के अंदर, उन टेरिटरीज पे अगर आपको कंट्रोल करना है या फैक्ट्री लगानी है तो सिराजुद्दौला से पहले परमिशन लोगे, उसके बाद में फिर फैक्ट्री लगाओगे। ये अलीनगर की संधि में साइन हो चुकी है बात, कोई क्लियर, सब क्लियर है बात है। और लगभग वॉर यहाँ पे रुक जाता, कब, 1756 में। लेकिन ये बात अंग्रेजों से बर्दाश्त नहीं होती क्योंकि इसमें अंग्रेजों की हार है ना, अंग्रेज यहाँ पे हार रहे कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्हें सिराजुद्दौला के अनुसार संधि करनी पड़ी थी। तो 1756 में जब ये संधि हुई तो अंग्रेजों ने क्या करा, यहाँ पर कुछ पुराने गेम खेले जो कहीं ना कहीं चर्चाओं में चले आ रहे हैं।
कि क्या करो, इन्हीं के कुछ लोगों को अपनी पार्टी में मिला डोला के, है ना। तो अगर इंटरनल कहीं ना कहीं कुछ लोग आके मिल जाएंगे तो क्या होगा, हम मजबूत हो जाएंगे और इनके अंदरूनी सारी बातों को पता चल जाएगा कि कमजोर कहाँ पे है। वही वाला विभीषण वाला गेम पूरा का पूरा है, समझते हैं, है ना। तो घर का बेदी लंका ढाए, वही वाला हिसाब किताब है। तो यही क्या करा इन्होंने, कुछ विभीषण तैयार कर लिए यहाँ से, बंगाल से, ठीक है। और वो लोग कौन थे, वो सिराजुद्दौला के बहुत करीबी लोग थे, जिन लोगों ने क्या करा, जाके अंग्रेजों की मदद करना शुरू कर दी। ऐसे लोग कौन हो सकते हैं, या तो पद के लालची लोग होंगे, अगर सिराजुद्दौला को मारा जाएगा तो किसको मिलेगी गद्दी, ऐसा वो लोग हो सकते हैं। या तो सिराजुद्दौला अगर हटते हैं तो फिर इसमें हमारा बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक फायदा है। या कहीं ना कहीं ईगो क्लैश वाला कोई व्यक्ति हो सकता है जो सिराजुद्दौला को ना पसंद करता हो, और ऐसे व्यक्ति कोई ना कोई हो सकते हैं। तो ऐसे टोटल 4 व्यक्ति थे, ठीक है। टोटल 4 लोगों से अंग्रेजों ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने जाके बात करी और बोले कि आप हमारे दल में आके मिल जाओ। ये बात सिराजुद्दौला जब तक जीवित है हम पता नहीं लगने देंगे, और ऐसा हुआ भी। सिराजुद्दौला जब तक अपनी वॉर फील्ड में नहीं चले गए तब तक उसे खुद नहीं पता चल पाया कि मेरी ही टीम के कुछ लोग अंग्रेजों से मिले हुए, ठीक है। उसमें कुछ नाम, जैसे एक नाम था मीर जाफर, ठीक है। मीर जाफर कौन है, मीर जाफर सिराजुद्दौला की जगह पे अगला नवाब बनेगा, ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने वादा कर दिया उससे, ठीक है। बोले सिराजुद्दौला को हटाएंगे, किसको बैठा देंगे, तुरंत मीर जाफर को बैठा देंगे। मीर जाफर इस लालच में चले गए और उन्होंने क्या करा, सिराजुद्दौला की पीठ पर छुरा घोंपने वाला काम कर दिया, ठीक है। मीर जाफर इस समय है कौन, कमांडर इन चीफ, मतलब आर्मी का सबसे बड़ा व्यक्ति है बंगाल में, ठीक है। तो बंगाल की आर्मी का सबसे बड़ा चीफ था मीर जाफर। तो जाफर अब अंग्रेजी सेना के साथ मिला हुआ। ये वही बात हो गई कि भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान, है ना, अंग्रेजों की किसी इंग्लैंड की टीम के कप्तान के साथ मिल जाए और बाद में पता चले जानबूझ के कैच छोड़ दिया, है ना, और पूरा मैच हार गए, है। तो बाद में पता नहीं चलता, ये सारी चीजें हो जाती हैं, कुछ ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो है हाँ, फिक्सिंग वाला। तो यहाँ पे भी मैच फिक्सिंग ही है पूरी की पूरी। तो यहाँ पे मीर जाफर मिल गए जाके उनकी तरफ। मीर जाफर अकेले नहीं मिले, यहाँ पे 3 लोगों को और ले गए साथ में। एक महिला थी इसके अंदर जिनका नाम ही है घसीटी बेगम, ठीक है, ठीक है। जैसा नाम है वैसे ही काम है उनका, ठीक है। तो उनका नाम ही था घसीटी बेगम। अब वो आंट थी, ठीक है, आंटी थी किसकी, सिराजुद्दौला की। और वो अक्सर इस बात की कोशिश किया करती थी कि सिराजुद्दौला गद्दी से किसी भी तरीके से हट जाए। नहीं पसंद था उन्हें इनका बैठना, ठीक है। जैसे आप मुगलों में देखोगे, जब अकबर बैठा था गद्दी के ऊपर तो महामंगा को कभी पसंद नहीं आया कि अकबर गद्दी के ऊपर बैठे, है ना। इसी तरीके से कहीं ना कहीं षड्यंत्र में बहुत सारे लोग दरबार के ही जिम्मेदार होते हैं। तो ऐसे ही घसीटी बेगम का भी रोल है। वो नहीं चाहती थी कभी किसी भी तरीके से यहाँ पर मीर जो है सिराजुद्दौला गद्दी पे बैठे, तो वो भी अगेंस्ट में हो गई। और जितने भी इंटरनल फैमिली के जो भी मैटर्स थे वो सारे बताने में उन्होंने सहयोग किया अंग्रेजों को, ठीक है। इसके अलावा 2 लोग और थे, एक का नाम था जगत सेठ, ठीक है। अब जगत सेठ कौन है, वो इस समय खजांची थे। पूरे के पूरा खजाना जो जिनके पास रहता था ना पूरे दरबार का, वो सब उनके पास में रहता था। अब जो खजांची है जिसके पास सारा पैसा ही है, वो पैसा ही उठा उठा के अंग्रेजों को अगर देने लगेगा तो फिर भाई हमारी शक्ति तो कमजोर हो ही जाती है। जगत सेठ को तीसरे व्यक्ति को बुलाया। और चौथा अमीर चंद नाम था एक व्यक्ति। अमीर चंद जो थे वो व्यापार का कंट्रोल अपने हाथों में रखा करते थे, व्यापारिक दृष्टि से पूरा का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में देखते। तो व्यापार दल के सबसे बड़े नेता थे और इस तरीके की चीजों को देखा करते। अब ये 4 लोग जो चारों इंपॉर्टेंट पद हैं, अगर आप देखो, एक इंपॉर्टेंट पद तो कमांडर इन चीफ जो पूरी आर्मी संभालेगा बैठ कर, है ना, वो मिल जाए अगर, और दूसरा पूरी की पूरी रिश्तेदारी सामने खोल के रख दी उन्होंने जाके, कहाँ कमजोर है, कहाँ मजबूत है, किससे कमजोर पड़ेगा, है ना, घसीटी बेगम ने। उसके बाद में खजांची है जगत सेठ जिसने पूरा खजाना ही हाथों में रख दिया उनके जाके, ठीक है। और चौथा अमीर चंद, व्यापारी कंट्रोल, व्यापारी मंडल को पूरा का पूरा समर्थन में ले लिया। ऐसे सब लोग जब जाके अंग्रेजों की तरफ मिल गए, और इस समय अंग्रेजी सेना का मुखिया कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेजी सेना का मुखिया। पहला युद्ध है भारत के अंदर रॉबर्ट क्लाइव को, और रॉबर्ट क्लाइव पहली बार भारत के अंदर किसी निर्णायक युद्ध में एंट्री लेता है ना, क्योंकि उसे पता था प्लासी जीतना कितना जरूरी है। ये बात अंग्रेजों को भी बहुत अच्छे से पता थी। तो जब प्लासी की लड़ाई में इस तरीके का पूरा एंगल बन जाता है, अलीनगर की संधि अंग्रेजों को मजबूरी में साइन करनी पड़ती है। लगभग अंग्रेज पूरा बंगाल हार चुके थे। बाद में फाइनली इन्होंने क्या करा, इस तरीके से कुछ लोगों को अपने साथ मिलाया, और मिलाने के बाद में इन्होंने क्या करा,
प्लासी के वॉर के अंदर इस पूरे के पूरे जत्थे को इनवाइट कर दिया और सिराजुद्दौला को सामने से चुनौती दे दी कि आओ हमारे साथ में लड़ाई लड़ो। ठीक है, अब देखिए ये बैटल है, ये लड़ाई है। लड़ाई की डेट हमेशा सुनिश्चित होती है, एक डेट पे लड़ाई होगी, इस समय पे लड़ाई होगी, मतलब टाइम भी निर्धारित किया जाता है कि सुबह 5 या 6 बजे लड़ाई शुरू होगी और शाम में 6 या 7 बजे तक इसका निर्णय हो जाना है ना। ये लड़ाई होती है, इसको लड़ाई या बैटल कहा जाता है। वॉर एक अलग चीज होती है। वॉर में क्या होता है, किस समय शुरू हुआ इसका तो पता है कि आज से शुरू हो गया, लेकिन ये नहीं पता है कब खत्म होगा, है ना। हाँ, वो अनिश्चित काल है उसका, कब खत्म होगा उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो शुरू होने की तिथि तो पता होती है, लेकिन खत्म होने का कुछ भी पता नहीं होता। तो बैटल था, बैटल के लिए बहुत बड़ी तैयारियां भी नहीं करनी पड़ती है, इसलिए दोनों सेनाएं तैयार थी और दोनों साथ में सामने से आके एक दूसरे से लड़ जाती हैं। ठीक है, अब आप खुद समझो कि जब सिराजुद्दौला को ये बात ही नहीं पता मेरा कमांडर इन चीफ जो मेरे पीछे चला आ रहा है वो घूम के उधर खड़ा हो जाएगा थोड़ी देर में जाके, वो आदमी तो बहुत हिम्मत के साथ जाएगा इस बैटल में, लड़ने भी जाएगा, है ना। तो सिराजुद्दौला पूरे अपने हिम्मत के साथ में इस बैटल के अंदर उतरते हैं, प्लासी की फील्ड में उतरते हैं और प्लासी में उन्हें पूरा यकीन था कि वो अंग्रेजी की सेना को आराम से हरा देंगे। और इस तैयारी के साथ में ये जैसे ही घुसते हैं वहां पे मीर जाफर इनको बैटल फील्ड में ही धोखा देके तुरंत अपनी सेना की तरफ मोड़ देता है, अंग्रेजों की तरफ मोड़ देता है और वो अटैक इनके ऊपर होता है जब, तो ये फिर वॉर फील्ड से उसी समय समझ जाते हैं कि मेरे ऊपर रिवर्स अटैक हो गया, मेरे कमांडर्स ने मुझे धोखा दे दिया। ठीक है, और ये सोचते हुए ये तुरंत फील्ड से भागते हैं और भागने के बाद में ये निकल के वहां से चले जाते हैं। जैसे चले जाते हैं रास्ते में मीर जाफर का जो बेटा है जिसका नाम है मीर मिरान, क्या नाम है, मीर मिरान, ये सब तथ्य है लिखा दूंगा। मीर मिरान जो है उसे पता था कि अगर मीर जाफर जो सिराजुद्दौला है अगर वापस आया तो सबसे पहले हत्या किसकी करेगा, मीर जाफर की करेगा, है ना, क्योंकि इसी ने सबसे बड़ा नुकसान किया है सिराजुद्दौला का। और मीर जाफर का पुत्र क्या करता है, मीर मिरान, सिराजुद्दौला को ढूंढ के रास्ते में उनकी हत्या कर देता है। सिराजुद्दौला की हत्या के बाद में पूरी कमांड जैसा कि पूरा डिसाइड हुआ था प्लासी की लड़ाई में, ये किसके हाथ में चली जाती है, मीर जाफर के हाथ में चली जाती है। और जिन लोगों को जो जो एडवांटेजेस मिलने थे, किसी को टेरिटरी मिलनी थी, किसी को खजाना मिलना था, जो चीजें भी मिलनी थी उनको उनके हाथों में सौंप दिया जाता है। जैसे मीर जाफर यहाँ के नवाब बनते हैं वो बड़ा खुश हो जाते हैं अंग्रेजों से, और खुश होते हुए अंग्रेजों को 24 परगना गिफ्ट दे देते हैं। 24 परगना का मतलब हो गया एक जिला पीलीभीत है, ऐसे 24 जिले। ठीक है, ऐसे 24 जिले सीधा किसके हाथों में दे देते हैं, अंग्रेजों के हाथों में दे देते हैं और कहते हैं हम आपको 24 परगना गिफ्ट में देते हैं। अब वो 24 परगना आप लोग समझो क्या होंगे, जिनमें अंग्रेज अपना पूर्ण व्यापार करेंगे, वहां पे अपनी फैक्ट्रीज डालेंगे, वहां पे जो चाहे वो करेंगे, उसके ऊपर कोई रोक उनको नहीं है क्योंकि वो उनकी कंट्रोल में आ चुका है। 24 परगना मिले यहाँ पे अंग्रेजों को, पहली चीज। दूसरी चीज 1,77,00,000 रुपए की रकम जो है वो उस समय दी गई थी अंग्रेजों को गिफ्ट के तौर पर। ठीक है, 1,77,00,000 आज के समय में बहुत है और मैं बात कब की कर रहा हूँ, 1757 की। तो सोचिए उस समय कितना ये अमाउंट होगा, जो लगभग बंगाल का पूरा खजाना था उसका कम से कम 50 से 60% उठा के अंग्रेज को दे दिया गया था। ठीक है, इतना खजाना देने के बाद में भी 2 मिलियंस का अमाउंट अंग्रेजों ने जो है वो सिराज जो क्या नाम है रॉबर्ट क्लाइव है उनको गिफ्ट किया था उपहार के तौर पर कि प्लासी जीत के तुमने निर्णायक युद्ध की शुरुआत कर दी। इसलिए बोला गया कि प्लासी जो है वो लड़ाई जो है भारत के अंदर बंगाल में जीतने का मतलब था अंग्रेजों का भारत के अंदर एंट्रेंस। ठीक है, और भारत में सिर्फ बंगाल की लड़ाई है, बंगाल को जीतने का मतलब क्या हो रहा है, भारत की टेरिटरी के ऊपर कब्जा करना शुरुआत हो चुकी है और ये निर्णायक युद्ध है जिससे अब ये तय हो जाएगा कि भारत के ऊपर अगला रूलर कौन होगा। ठीक है, क्योंकि बंगाल सबसे मजबूत है उस समय, पूरे इंडियन टेरिटरीज में सबसे मजबूत कौन था, बंगाल था। इवन मुगलों से भी ज्यादा अगर शक्तिशाली कोई थे तो उस समय में बंगाल के नवाब हुआ करते थे और बंगाल के नवाब को हरा देना अंग्रेजों की बहुत निर्णायक विजय थी। और इस विजय के बाद में अंग्रेजों ने जो चाहा उस तरीके से अपना कार्य करना शुरू कर दिया। ठीक है, प्लासी की लड़ाई यहाँ पे तो खत्म हो गई, लेकिन इसके बाद में प्लासी से ही बुनियाद शुरू हो जाती है बक्सर की। प्लासी और बक्सर दोनों एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड है। ठीक है, कनेक्शन के पीछे का कारण भी मीर जाफर ही है। अभी मीर जाफर जो निर्णायक युद्ध में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं और धोखा दे रहे हैं, यही अगेन फिर कारण है जिसकी वजह से आगे चल के बक्सर युद्ध भी होगा। ठीक है, उसका कारण है। फिर से तुम लोग को एक बार इशू बता देता हूँ,
बंगाल के अंदर इशू ये था कि इलीगल टैक्स या कर जो है वो उगाने की कोशिश कौन कर रहे थे? अंग्रेज कर रहे थे। और इस कर का नाम था दस्तक। क्या बोला जाता था इसको? दस्तक। दस्तक व्यापार पे लगने वाले कर को बोला जाता है, वो कर जो व्यापार पे लगाया जाता है, और दस्तक सिर्फ और सिर्फ भारतीयों पे लगा करता था। ये अनुचित था कि अंग्रेज भी तो बाहर से व्यापार करने बंगाल में आ रहे हैं और भी यूरोपियंस व्यापार करने बंगाल में आ रहे हैं, लेकिन अगर भारत का कोई व्यक्ति बंगाल में व्यापार करना चाह रहा है तो उसके ऊपर दस्तक लगता था, दस्तक कर लगा करता था। तो ये जो दस्तक लगा करता था ना, इस दस्तक ने बंगाल के नवाब को परेशान किया हुआ था। बोले या तो कानून सबके लिए बराबर हो, अंग्रेजों पे भी दस्तक लगे, यूरोपियंस पे भी दस्तक लगे, सिर्फ भारत की जमीन पे ही तुम रह रहे हो। भारत में बंगाल तो भारत में है ना, तो उसी की जमीन पे रह के तुम क्या कर रहे हो? उन्हीं से कर ले रहे हो। तो ये गलत तरीका, तो दस्तक को एबॉलिश करना चाहिए, ये बात सिराजुद्दौला उठा रहे थे शुरू से। इसी बात को लेकर डिस्प्यूट क्रिएट हुआ था कि लीगल तरीके से आप कोई कर नहीं ले सकते। दूसरा मुद्दा था कि जो टेरिटोरियल कंट्रोल ये करने की कोशिश कर रहे थे कि हम आपके क्षेत्र के ऊपर कंट्रोल करके फैक्ट्रीज डालेंगे, इस कंट्रोल को वो पूरी तरीके से उस बात के विरोध में खड़े हो गए, जिसकी वजह से ये एक लड़ाई शुरू हुई। सबसे पहले इसमें क्या हुई घटना? पहली घटना ये हुई 1755 के अंदर। यहाँ पे क्या हुआ? सिराजुद्दौला ने उनकी फैक्ट्रीज को मना कर दिया, उसका विरोध किया और लगाने से मना कर दिया, जिससे वो लोग यहाँ से बच के निकल गए। और फिर सिराजुद्दौला ने इनका पीछा किया, पीछा करके इनके ऊपर अटैक किया। अटैक करने के बाद ये लोग बच के कहाँ पहुंचे? फुल्टा द्वीप पे पहुंचे। फुल्टा द्वीप से इन्होंने मराठों से मदद मांगी, मराठों को सिराजुद्दौला ने समझा लिया जैसे तैसे करके। और मराठों को समझाने के बाद में हुआ क्या सीन? उसके बाद में इन्होंने कुछ भारतीयों को ही, जो बंगाल के लोग थे उनके ही लेने देने वाले सिराजुद्दौला के, उनके साथ में कुछ संबंध स्थापित करके सिराजुद्दौला के अगेंस्ट में एक वॉर डिक्लेयर कर दिया। लेकिन इसी बीच में एक संधि साइन हो जाती है जिसको अलीनगर की संधि बोला जाता है। और अलीनगर की संधि में क्योंकि सिराजुद्दौला की शर्तों को माना गया था, इसलिए अंग्रेज अब एक युद्ध चाहते थे, एक लड़ाई चाहते थे, जिससे इस बात का निष्कर्ष हो जाए कि भारत के अंदर जो बंगाल का एरिया है उसके ऊपर रूल कौन करेगा या उसके ऊपर इकोनॉमिक कंट्रोल किसका स्थापित हो। ठीक है, ये सारी चीजें जब सारी की सारी सामने आई, तब क्या हुआ? अंग्रेजों को उनकी एक टीम मिल चुकी थी। मराठे तो नहीं मिले, लेकिन कौन मिल गए? उन्हीं के घर परिवार के कुछ लोग ऐसे मिल गए जिन्होंने सिराजुद्दौला का धोखा दिया, जिसमें 4 इंपॉर्टेंट नाम कौन कौन से हैं? मीर जाफर, घसीटी बेगम, अमीर चंद और जगत सिंह। ये 4 नाम है जिन्होंने धोखा दिया उसको वॉरफील्ड में। और वॉरफील्ड में धोखा मिलने के बाद में सिराजुद्दौला यहाँ पे निहत्था होकर किसी तरीके से भागता है अपनी जान बचा के, और रास्ते में मीर जाफर का पुत्र जिसका नाम है मीर मिरान, वो उनकी हत्या कर देता है, जिसके बाद में सिराजुद्दौला का चैप्टर खत्म। और मीर जाफर अगले नवाब भारत के बंगाल के बन जाते हैं। और बंगाल के नवाब बनने के बाद में ये उनको 24 परगना गिफ्ट देते हैं और साथ में 1,70,00,000 का इनाम भी उनको दिया जाता है। जिसके बाद में अंग्रेज तो बहुत खुश हैं, उन्हें पता है कि चलो हमें इतनी बड़ी टेरिटरी भी मिल गई, सारा व्यापार का कंट्रोल भी मिल गया। अब मीर जाफर तो उनके लिए कठपुतली है ना, वो जो कहेंगे वो करेगा, है ना। तो मीर जाफर एक कठपुतली के तौर पर उनके अंडर में कार्य करता रहा। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या करा? अंग्रेजों ने बोला कि तुम्हारे पास में बॉम्बे भी एक इलाका है जो कंट्रोल में है। बॉम्बे इलाका कंट्रोल में कैसे? बॉम्बे इलाका ऐसे कंट्रोल में है क्योंकि कुछ ट्रीटी पुर्तगालियों की अंग्रेजों के साथ में हुई थी, जिस ट्रीटी में बॉम्बे गिफ्ट में दे दिया गया था किसको? अंग्रेजों को। तब से बॉम्बे इनके हाथों में था। ठीक है, तो बॉम्बे भी किसके हाथों में था? अंग्रेजों के हाथों में था। इधर मद्रास की अगर बात की जाए तो मद्रास के ऊपर भी कंट्रोल कौन करते थे? अंग्रेज ही किया करते थे। तो बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, यही भारत की 3 सबसे बड़ी टेरिटरी, व्यवसाय के सबसे बड़े केंद्र, तीनों किसके हाथों में? अब अंग्रेजों के हाथों में है। ठीक है, और तीनों के हाथों में होने के बाद बंगाल क्योंकि सबसे बड़ी टेरिटरी हाथ में लग गई थी, तो इस समय इनको निर्देश आया कि ये काम करो, तुम्हारे पास में सबसे ज्यादा पैसा कहां से आ रहा है? बोले बंगाल से आ रहा है। तो बोले बंगाल से जो पैसा आ रहा है वो बॉम्बे और मद्रास का जितना खर्चा हो रहा है वो बंगाल के पैसे से करो। ठीक है, अब बंगाल के पैसे से बॉम्बे पे भी खर्चा होने लगा और मद्रास पे भी खर्चा होने लगा। बंगाल में सिर्फ बंगाल का खर्चा अगर हुआ होता तो शायद संभाल भी लेते। अब बंगाल किसको पाल रहा है? बॉम्बे को भी पाल रहा है और इधर मद्रास को भी पाल रहा है। 3 बड़े राज्य संभाला करता था बंगाल अकेले। किसकी वजह से? अंग्रेजों की वजह से, क्योंकि अंग्रेज सारा पैसा उठा के इन तीनों राज्यों में लगा दिया करते थे। फिर बंगाल को क्या बच रहा है? मीर जाफर इस बात से थोड़ा सा दुखी था, नाराज था। वो भी कब तक पैसा देगा, है ना, कब तक पैसा देगा? वो भी लगातार पैसा बढ़ता चला जा रहा है, जिसमें बंगाल का कोई भी डेवलपमेंट दिखाई नहीं देता। सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है? बॉम्बे और मद्रास में ग्रोथ हो रही है, बंगाल पीछे चला जा रहा है। ठीक, अब यहाँ क्या होगा? मीर जाफर का विरोध होना शुरू हो जाएगा।
वहां की जनता ही विरोध करने लगेगी कि तुमने अंग्रेजों के हाथों में पूरा का पूरा बंगाल सौंप दिया। बंगाल के अंदर क्या हो रहा है, पूरी तरीके से उसका डिक्लाइनेशन हो रहा है, क्योंकि जनता पहले ही नाराज है सिराजुद्दौला की वजह से। मीर जाफर से इसलिए नाराज थी क्योंकि मीर जाफर ने सिराजुद्दौला की हत्या करवा दी, है ना। तो पहले नाराज, अब और नाराज हो गई जब अंग्रेजों का इतना अंधा समर्थन करना शुरू कर दिया। ठीक है, मीर जाफर ने एक समय मना कर दिया आगे कि मैं अब पैसा नहीं दे पाऊंगा, अपने खजाने से मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अब पैसा नहीं बचा है कि आप बॉम्बे में लगाओ जाके, मद्रास में लगाओ जाके, या बंगाल के लोगों पे खर्च करो, मेरे पास पैसा है, मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा। जैसे मीर जाफर मना करेगा, अंग्रेजों के पास तो ऑप्शन है, अंग्रेजों का कंट्रोल है उसके ऊपर। अंग्रेज ने क्या करा, तुरंत मीर जाफर को गद्दी से हटा दिया। बोले तुम बंगाल के नवाब बनने लायक नहीं हो अगर तुम खर्चा नहीं उठा सकते। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, तुरंत हटा दिया इसको। और हटाने के बाद में उसी के दामाद को, जिसका नाम मीर कासिम था, मीर कासिम को बंगाल का अगला नवाब नियुक्त कर दिया। और ये अंग्रेजों की सबसे बड़ी भूल कह लो या फिर कहीं ना कहीं सबसे बड़ा अचीवमेंट कह लो, कुछ भी कह लो, अभी सब रिजल्ट पता चलेगा। फिलहाल इस समय में तो अंग्रेजों की सबसे बड़ी भूल थी कि उन्होंने मीर कासिम को गद्दी दी। ठीक है, मीर कासिम जैसे गद्दी के ऊपर आया, कासिम ने भी क्या करा कि भाई तुम्हें हम भी कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं कि आपने हमको नवाब बनाया। तो वो भी क्या करता, 3 बड़े बड़े जो उस समय के इलाके थे वो उठा के अंग्रेजों को गिफ्ट के तौर पर दे देता है, जिसका नाम है BMC। ठीक है, कौन कौन से, बर्दवान, मिदनापुर और चिटगांव। ठीक है, ये 3 इलाके हैं, सब लिखा दूंगा, अभी देख लेना, वहां से याद कर लेना। तो ये 3 बड़े इलाके उठा के किसको दे दिए गए, अंग्रेजों को। ये किसने दिए, मीर कासिम ने। पूछा जाता है, देखिए कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, सिराजुद्दौला के बाद में अगला नवाब कौन बना, मीर जाफर। मीर जाफर 57 से लेकर 60 तक नवाब रहा। कब तक, 1760 तक। 60 के बाद में मीर कासिम के हाथों में ये पावर आ जाती है। मीर कासिम जैसी नवाब बनता है, मीर कासिम क्या करता है, 3 जो बड़े इलाके हैं उनको उठा के क्या करता है, अंग्रेजों को दे देता है, जिसमें बर्दवान, मिदनापुर और चिटगांव ये नाम है जो उठा के अंग्रेजों को दे दिए जाते हैं। अब भाई 24 परगना पहले से, और उसके बाद में 3 टेरिटोरियल कंट्रोल और उनके हाथों में आ गए। इकोनॉमिक शक्ति उनकी और बढ़ जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन मीर कासिम ने थोड़े समय कार्य किया, और थोड़े समय कार्य करने के बाद में उसको ये बात समझ आ गई कि अंग्रेज सिर्फ और सिर्फ शोषण कर रहे हैं बंगाल का, और इससे काम नहीं चलेगा, अंग्रेजों की मुखालफत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसने सबसे पहले क्या करा, मीर कासिम ने सबसे पहले क्या करा, दस्तक कर ही समाप्त कर दिया। ठीक है, अभी भी तो पॉलिटिकल कंट्रोल नवाब के हाथों में है ना, अंग्रेजों के हाथों में तो इकोनॉमिक कंट्रोल किया था ना थोड़ा बहुत। तो इसने क्या करा, दस्तक समाप्त कर दिया। दस्तक समाप्त करने का मतलब समझ रहे हो, अब अंग्रेजों को भी कर देना पड़ेगा, यूरोपियों को भी कर देना पड़ेगा, सिर्फ भारतीय कर नहीं देंगे, अब सभी कर देंगे। ठीक है, तो उसने क्या करा, दस्तक कर ही समाप्त कर दिया। बोले दस्तक जैसी कोई चीज नहीं, कर देंगे तो सब लोग कर देंगे। ठीक है, इस बात से अंग्रेज नाराज हो जाएंगे, क्योंकि अंग्रेजों ने इसलिए थोड़ी तो नवाब बनाया कि तुम हमारे खिलाफ में डिसीजन दे दो। ठीक है, तो उन्होंने उनका ही उल्टा घाटा कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही ये शक्ति प्रॉपर जो मीर कासिम के हाथों में आई, मीर कासिम ने एक बड़ा डिसीजन ले लिया, जिसपे सिराजुद्दौला के समय से डिस्प्यूट चल रहा था, दस्तक कर को समाप्त कर दो। दस्तक कर समाप्त हो गया। अब दस्तक कर जैसे ही समाप्त होगा, अंग्रेजों की बात ना मानने से अब अंग्रेज हो सकता है मीर कासिम के ऊपर अटैक कर देते, या उससे नाराज होकर उसे गद्दी से हटा सकते थे। ठीक है, तो मीर कासिम ने यहाँ पे एक अगेन फिर और अच्छा डिसीजन लिया। उसने क्या करा, अभी तक कलकत्ता की राजधानी हुआ, सॉरी बंगाल की राजधानी क्या हुआ करती थी, मुर्शिदाबाद। क्या होती थी, मुर्शिदाबाद है। हमने बोला ना मुर्शिद कुली खान ने इसको बनाया था, इसलिए इसका नाम मुर्शिदाबाद था। तब से राजधानी अभी भी क्या है, मुर्शिदाबाद। इसने क्या करा, मीर कासिम ने राजधानी तुरंत ट्रांसफर करी, और ट्रांसफर करके मुर्शिदाबाद से कहां पहुंचा दिया, मुंगेर। ठीक है, नई राजधानी अब क्या थी, मुंगेर। तो अब बंगाल की नई राजधानी मुर्शिदाबाद से क्या बन चुकी थी, मुंगेर। किसने बनाई, मीर कासिम ने। ये सब क्वेश्चंस हैं, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे ही पूछा जाता है कि मुंगेर राजधानी बनाने वाला बंगाल का नवाब कौन था। ठीक है, तो मीर कासिम याद रखिएगा। तो मीर कासिम को क्या बनाया, जैसे ही नवाब बनाया उसने सबसे पहले दस्तक समाप्त किया, और दस्तक समाप्त करके तुरंत राजधानी चेंज करी, मुर्शिदाबाद से कहां पहुंच गया, मुंगेर पहुंच गया। ठीक है, अब इस बात से अंग्रेज नाराज है। ये तो अगेन फिर क्या था, खुले तौर पर अंग्रेजों को चैलेंज था कि तुम्हें जो करना है कर लो, मैं अपने हिसाब से कार्य करूंगा। इसको लेकर मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में बहुत छिटपुट छोटी छोटी लड़ाइयां हुई। उन लड़ाइयों से निष्कर्ष यही निकला कि मीर कासिम अंग्रेजों के सामने नहीं टिक पा रहे। अकेली सेना, छोटी सेना है, और उस सेना को लेकर अंग्रेजों के सामने खड़ा कर पाना बहुत मुश्किल था। ठीक है, तो वो सेना को नहीं जिता पा रहे थे मीर कासिम। तो मीर कासिम के मन में एक उपाय आया।
और वो उपाय था कि भारत के कुछ अन्य शासकों से मदद ली जाए, ठीक है। और वो मदद कैसी हो सकती है कि वॉर में उन शासकों से अगर हम मदद लेंगे तो हो सकता है हम अंग्रेजों को बंगाल का पूरे भारत से बाहर भगा सकते हैं, ठीक है। तो ये मदद मांगने सीधे यहाँ से उड़ के कहाँ पहुँचते हैं, अवध। कहाँ पे, अवध, हमारे इलाके में यहाँ पे चले जाते हैं। अब यहाँ अवध के अंदर आके अवध का शासक था इस समय जो नवाब थे यहाँ के, उनका नाम था शुजा-उद-दौला। क्या नाम है, शुजा-उद-दौला। तो अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से इन्होंने क्या करा, एक परमिशन ली, और परमिशन लेने के बाद में उन्होंने बोला कि भाई आप हमारे साथ में वॉर में चले आइए, तो वॉर में हमारी दोनों की शक्तियां मजबूत होंगी और हम लोग अंग्रेजों को यहाँ से बाहर भगा सकते हैं, ठीक है। वरना अंग्रेज जिस तेजी से भारत में अपने पैर पसार रहे हैं उससे जल्दी नंबर आपका भी आने वाला है ना। तो उन्हें अवध को भी डराया गया, तो अवध तो तैयार हो गया शुजा-उद-दौला, और शुजा-उद-दौला बोले कि ठीक है चलिए हम आपके साथ में इस लड़ाई में हैं, लेकिन आपका और हमारा 2 ही लोगों का होना काफी नहीं, हमें एक बड़ी शक्ति को भी अपने साथ में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और अगर वो बड़ी शक्ति हमारे साथ रहेगी तब शायद हम इस लड़ाई को जीत पाए। तो बोले कौन सी बड़ी शक्ति है, बोले मुगल शासकों को अपनी साइड में मिलाते हैं, ठीक है। और मुगल शासक इस समय है शाह आलम सेकंड, ठीक है। कौन है, शाह आलम सेकंड। शाह आलम द्वितीय जो है इस समय तैयार भी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता था उनकी मुगल क्राउन के ऊपर खतरा है, वो भी तो जा सकता है इस समय, अंग्रेज जिस तेजी से भारत के अंदर बढ़ रहे हैं। अब आप सोचो, एक तरफ बंगाल है, उसी के साथ में अवध है, उसी के साथ में मुगल है, और इन सब की आर्मी मिलके लगभग 40,000 लोगों की आर्मी बन जाती है। कितनी, 40,000 लोगों की, 40,000 लोगों की फौज मिलके बना के अब ये लोग किसके अगेंस्ट में उतरते हैं, अंग्रेजों के अगेंस्ट में। अंग्रेजों की फौज को लीड करते हैं इस समय हेक्टर मुनरो। देखिए लगातार गवर्नर वायसराय भी बदल रहे हैं, तो आपको याद जरूर होना चाहिए कि प्लासी की लड़ाई में तो रॉबर्ट क्लाइव है, लेकिन बक्सर जब तक आता है तो हेक्टर मुनरो आ चुके हैं भारत के अंदर, ठीक है। तो हेक्टर मुनरो इस सेना को लीड कर रहे हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना है। और ये बात कभी भी मत लिखिएगा कि ब्रिटेन लड़ाई को लीड कर रहा है बक्सर की, या ब्रिटेन लड़ाई को लीड कर रहा है प्लासी की, ब्रिटेन नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है, क्योंकि शासन किसका है भारत के ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं ना कहीं ट्रेड करने आई थी, वही लड़ाइयां लड़ रही थी यहाँ पे। जैसे आज के समय में एग्जाम्पल के तौर पर मान लो जियो एक कंपनी है, जियो अफ्रीका के अंदर चली जाए, वहां पे व्यापार करने की, हम तो जियो की सिम बेचने आए, धीरे धीरे क्या करे, सिम बेचने की जगह वहाँ की जो राजधानी उन्हीं को बेचना शुरू कर दे, ठीक है। अब वहाँ का शासन तो बड़ा ही जाएगा कि ये क्या करो, तुम तो सिम बेचने आए थे, अब राजधानियां बेचना शुरू कर दे, ठीक है। तो वहां पे लड़ाई किसकी होगी, भारत सरकार की और अफ्रीका की नहीं होगी, किसकी होगी, जियो कंपनी की और अफ्रीका की किसी टेरिटरी की होगी, ऐसा ही तो होगा ना। तो भारत सरकार कभी भी वहां नहीं आएगा, ऐसे ही ब्रिटेन सरकार का नाम यहाँ नहीं आएगा, यहाँ किसका नाम आएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम हमेशा आएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस ये लड़ाई किसकी है, अब 3 पार्टीज की है, जिसमें एक बंगाल है, दूसरा अवध है और तीसरा मुगल है। तो इन 3 बड़ी शक्तियों के बीच लड़ाई है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कौन कर रहा है, हेक्टर मुनरो कर रहा है। हेक्टर मुनरो के पास सेना जो थी वो थी मात्र 7,000 लोगों की, 60 नहीं 7,000, 7,000, ठीक है। 7,000 लोग या 7,000 लोग इसकी आर्मी में, ईस्ट इंडिया कंपनी की। और उधर कितने लोग, 40,000। तो ये लड़ाई 40,000 वर्सेस 7,000 दिख रही है, जो ऑलरेडी ये रिजल्ट दिख रहा था कि भाई 40,000 की सेना और एक तरफ 7,000 की सेना, कहाँ लड़ पाएंगे एक दूसरे से। 40,000 हावी अगर हुई तो पूरी की पूरी सत्तंगी खत्म कर देगी। कैसे हो जाएंगे, नहीं 5 हो रहे हैं मेरे हिसाब से, तो वो 5.5 हो रहे हैं मेरे हिसाब से, 5.5 आदमी एक आदमी पे हो रहे हैं। तो हुआ ये कि एक्चुअल में यहाँ पर एक 40,000 की सेना है और एक तरफ 7,000 या 7,000 की सेना है, इन दोनों के बीच में एक लड़ाई होनी थी। लड़ाई का मुद्दा क्या था, लड़ाई का मुद्दा वही बंगाल था, बंगाल में दस्तक समाप्त कर देना और बंगाल के अंदर राजधानी का परिवर्तन कर देना, जिससे अंग्रेज नाराज थे। अंग्रेजों ने इसको मौके की तरह देखा। अंग्रेज चाहते तो 7,000 की सेना लेके पीछे हट सकते थे, उन्हें पता था 40,000 की सेना बहुत बड़ी सेना है, इनसे सामने से लड़ना मुसीबत का काम। लेकिन अंग्रेजों को एक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी दिख रही थी। वो अपॉर्चुनिटी क्या थी, बंगाल पे तो यहाँ से कंट्रोल आएगा ही आएगा, लेकिन साथ साथ में अवध भी कंट्रोल में आ जाएगा, और सब तो छोड़ो, सीधा मुगल कंट्रोल में आ जाएंगे, है ना। सबसे बड़ी वास्तविक जो शक्ति है पूरे देश की, वो हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। इनको ये दिख रहा था, और ये देखते हुए इन्होंने क्या करा, भारत के अंदर इस वॉर के ऊपर तैयार हो गए। क्योंकि देखिए इस समय में कुछ और घटनाएं हो चुकी थी, राजनीतिक घटनाओं की बात करूं अगर मैं, तो भारत के अंदर इस समय में अभी अभी फ्रेंच राइवलरी समाप्त हुई थी, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का युद्ध, जिसको वॉन्डिवोश की लड़ाई भी कहते हैं, वो वॉन्डिवोश अभी समाप्त हुआ था। वॉन्डिवोश में अंग्रेजों ने क्या करा था,
फ्रांसीसियों को भगा दिया था, या फ्रांसीसी भी एक शक्ति के तौर पर भारत में अगर रूल कर पाते तो वो भी नहीं बचे। अकेला कौन बचा था? सिर्फ अंग्रेज बचे हुए थे भारत के ऊपर रूल करने के लिए। तो अंग्रेजों ने सोचा यूरोपीय शक्तियों में हम अकेले हैं अगर यहाँ पे शासन करेंगे, और बाकी जो शक्तियां हैं यहाँ पर वो सारी की सारी जा चुकी हैं यूरोपियन शक्तियां। भारतीय शक्तियों की बात करें तो बंगाल तो लगभग हमारे कब्जे में ऑलरेडी है। अब बची बात किसकी? अवध को ले लो, और अवध को तो छोड़ो, मुगलों को ले लो। इस समय एक और मुद्दा हो गया था, मराठों को कौन हरा चुका था? अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, कौन हरा चुका था? अहमद शाह अब्दाली। तो अब मराठे भी भारत के ऊपर रूल नहीं करेंगे, ये भी बात भी तो निर्धारित हो चुकी थी, है ना। तो पानीपत का तृतीय युद्ध आपको बता चुका हूं मैं, पहले याद होगा। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे हार गए थे अहमद शाह अब्दाली से, जिससे मुगलों के बाद अगर कोई सत्ता रूल करती भारत में, मराठे, उनका भी ऑप्शन समाप्त हो चुका है। तो आप खुद सोचो कि आप अगर अंग्रेजों की जगह होते तो आप भी तो रिस्क लेते, क्योंकि आपको तो एक बहुत बड़ा भारत दिख रहा है, ये पूरा का पूरा भारत मेरे कंट्रोल में आ सकता, तो ठीक है लड़ लिया जाए, है ना। तो उन्होंने क्या करा, 7,000 की सेना लेके लड़ने के लिए मना किया। बोले ठीक है, अंग्रेजों को मनाया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी इस वॉर के लिए तैयार हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे ही इस वॉर के लिए तैयार हुई, 7,000 लोगों की सेना भिड़ गई 40,000 लोगों से, और ये लड़ाई कहाँ पे हुई? बक्सर में। इसलिए इस लड़ाई को क्या नाम दिया जाता है? बैटल ऑफ बक्सर 1764। और 1764 में इस लड़ाई को जहाँ 3 बड़े नेता जो अपोजिशन में लीड कर रहे थे, वहीं ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ हेक्टर मनरो लीड कर रहा था। और 7,000 की सेना अपने कहीं ना कहीं एडवांस टेक्नोलॉजी या मिलिट्री पावर के दम पर इतना हावी हो गई कि मुश्किल से 2 घंटे भी नहीं लगे कि बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज जीत गए। ठीक है, 7,000 लोगों की सेना 40,000 लोगों की सेना को हरा दी। 40,000 की सेना तितर बितर हो गई, पता नहीं कहां चली गई, गायब हो गई, और 7,000 की सेना ने हरा दिया। ठीक है, तो ये देखिए, ये इतिहास हमें कुछ चीजें सिखाता है। और यहाँ से हम ये नहीं देख रहे कि भारतीय हार गया, बुरा हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। यहाँ पे आप दृढ़ निश्चितता देखिए उन लोगों की, कि 7,000 लोग लेके 40,000 के ऊपर यहाँ पे लग गए। जिसको पता था 7,000 कभी नहीं जीतेगा, पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, आपको नहीं दिखेगा कि 7,000 की सेना कभी गई हो और 40,000 की सेना पे हावी होकर उनको जिता ले गई हो। ऐसा बहुत ही रेयर कुछ वॉर्स में हुआ है, जब ऑटोमन एम्पायर के वॉर हुआ करते थे तब होता था ऐसा, तब हम लोग देखें, लेकिन ऐसा मॉडर्न फॉर्म में तो नहीं हुआ करता था। लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने यहाँ पे अपना दृढ़ संकल्प दिखाते हुए इस वॉर को जीता। जो असंभव सी लगती थी चीज, उसको संभव करके दिखाया। इसलिए बोला गया है कि वेल डिजर्व्ड अगर कोई था भारत में उस समय रूल करने के लिए, तो वो एक ही शक्ति थी जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी बोला जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कह सकते हो शोषणकारी नीतियों के लिए बदनाम तो बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके जो दृढ़ संकल्प थे भारत को जीतने के, भारत पर रूल करने के, वो इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उसके साथ में उनके पास में और कोई ऑप्शन उन्हें दिखता ही नहीं था। एक ही ऑप्शन था, लड़ना है ना। यहाँ से पीछे भी हट सकते थे, लेकिन लड़े, और लड़ने के बाद उन्होंने बक्सर की लड़ाई को यहाँ पे जीता। और बक्सर की लड़ाई ऐसा नहीं था कि धोखा देके जीती गई, प्लासी तो धोखा देके जीती थी ना, 4 लोगों को मिला लिया अपनी टीम में, धोखा दे दिया गया, नहीं, यहाँ पे ऐसा था ही नहीं। यहाँ पे तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने दम पे पूरी लड़ाई लड़ी थी, और अपने दम पे लड़के इन्होंने इतनी बड़ी आर्मी को हरा दिया। ऐसा पहले भी हो चुका है इतिहास के अंदर, लेकिन हम बोल रहे हैं मॉडर्न फॉर्म की ये ऐसी लड़ाई है जिस लड़ाई में हम लोग अगर देखें तो ऐसा लगभग इम्पॉसिबल है कि 7,000 के लोग 40,000 को हरा दे। ऐसा हाँ बाबर के समय में हुआ। ठीक है, बाबर ने जब इब्राहिम लोदी को आगे हराया, पढ़ेंगे मेडिवल हिस्ट्री में जब हम लोग, तो उसने भी क्या करा, लाखों की सेना हरा दी थी। 20-30 हजार की सेना लेके आया था और लाखों की सेना हरा गया। ठीक है, हाँ, उसके बाद अभी वहीं पे आ रहे क्या हुआ उसके बाद में, ये तो लड़ाइयाँ ऐसी हैं कि इन लड़ाइयों में ये सब निष्कर्ष निकलते हैं। तो इससे क्या हुआ कि वेल डिजर्व थे, अंग्रेज यहाँ पे जीते, और जीतने के बाद 1764 में अब लगभग पूरे भारत की बड़े बड़े इलाकों में, बॉम्बे पहले से हाथ में, मद्रास पहले से हाथ में, बंगाल तो हाथ में था ही, बस एक लड़ाई की वेट था, वो भी हो गया। अवध भी अब हाथों में चला आएगा, और अब सबसे बड़ी बात, दिल्ली की गद्दी किसके हाथों में आ जाएगी, वो भारतीयों के हाथों में आ जाएगी। ठीक है, अब क्या हुआ इसके बाद में, इन्होंने क्या करा, एक संधि साइन करी, जिसको बोला जाता है बहुत पॉपुलर संधि, भारत की सबसे पहली संधि इलाहाबाद की संधि, मॉडर्न हिस्ट्री में अंग्रेजों के द्वारा करी गई पहली संधि थी, जो इतनी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इलाहाबाद की संधि साइन हुई, बंगाल के साथ नहीं, लड़ाई बंगाल की थी, लेकिन इलाहाबाद की संधि साइन हुई अवध के साथ में और मुगलों के साथ में। 2 इलाहाबाद की संधियां यहाँ पे साइन हुई 1765 में। कब हुई साइन? 1765 में। 64 में लड़ाई समाप्त हो गई, 65 में क्या हुआ, इलाहाबाद की संधि हुई, और इलाहाबाद की संधि अवध के साथ में हुई, और दूसरा कौन था साथ में, मुगल।
अवध और मुगल इन दोनों के साथ में इलाहाबाद की संधि साइन हो गई। इलाहाबाद की संधि के अंदर अवध पे और मुगलों के ऊपर ऐसा कंट्रोल स्थापित किया गया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पर अब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल स्थापित हो ही चुका था। बंगाल का क्या हुआ फिर? बंगाल ने क्या करा, बोले इससे अच्छा तो मीर जाफर ही था, ठीक है। मीर कासिम ने तो पूरी तरीके से बगावती करके रख दी, सब पलट के रख दिया, तो इनने क्या करा, वापस बुलाया मीर जाफर वापस आओ, और वापस से मीर जाफर को बुला के गद्दी के ऊपर बैठा दिया। तो बंगाल के नवाब मीर जाफर ही बने रहे, लेकिन सारा कंट्रोल किसके हाथों में आ गया यहाँ पे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के। इसी के बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था, अभी पीछे क्लास में भी एक दिन बता रहा था, डुअल गवर्नमेंट लागू करते ना, ठीक है। दोहरी सरकार जो लागू की गई थी वो इसी समय लागू की गई बंगाल के अंदर, क्योंकि बंगाल में अब अगर मीर जाफर बगावत भी करता तो वो बगावत ऐसी होती कि अंग्रेज उसके ऊपर अपना कंट्रोल तुरंत स्थापित कर देते, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, दोहरी सरकार लागू करके सारा का सारा कंट्रोल क्या करा, अपने हाथों में ले लिया, ठीक है। अब वो दोहरी सरकार क्या है, 1765 की इलाहाबाद की संधि क्या है, उस सब के ऊपर चर्चा करेंगे। उससे पहले अब बैटल ऑफ प्लासी हेडिंग डाल लो और लिख लो 23 जून 1757। हाँ, आप बताए थे कि जो अलीगढ़ संधि जो हुई थी 1757 उसके तहत इस्लामी शासन उसने अंग्रेजों के लिए बात कर दिया कि जिस प्रकार से पहले शासन हो रहा था, जैसे पहले आप व्यापार कर रहे थे वैसे करेंगे। हाँ। इसके बाद में अंग्रेजों की बात बुरी लगी, मैंने स्वराज को हटा दिया वहाँ से, वैसे क्या वजह रही थी कि जगह सेठ जो थे या अमीर जो थे उसने उसका साथ नहीं दिया, देखो उन्होंने अंग्रेजों का साथ देने के पीछे मैंने कारण तो बताया, जैसे दो कारण तो बहुत स्पष्ट है। मीर जाफर को गद्दी चाहिए, घसीटी बेगम को बदला चाहिए कि वो नहीं देखना चाहती इनको गद्दी के ऊपर सिराजुद्दौला, ठीक है। वो रिश्तेदारी वाले क्लैश होते ही हैं, तो कल को आईएएस बन गए तो सबसे पहले तुम्हारी बुआ ही आएंगी, है ना, तो वो वाला होता है ना सीन, ऐसा करके तो उन्हीं को नफरत हो जाती है, तो ऐसा वाला सीन होता है। तो ये तो था रिलेशन वाला क्वेश्चन। अब ये जो अमीर चंद और जगत सेठ थे, ये दो व्यक्ति थे। जगत सेठ को क्या बोला गया, खजाना तुम्हारे हाथ में है जरूर, लेकिन क्या खजाने के मालिक तुम हो? बोले नहीं, खजाने का मालिक तो कौन है, सिराजुद्दौला। तो बोले ये खजाने का मालिक अगर तुम्हें बना दिया जाए तो बोले बहुत अच्छी बात है। बोले बनेंगे कैसे? बोले बस इतना करना, सिराजुद्दौला की जगह मीर जाफर नवाब बनेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, क्या दिक्कत है, नवाबी तो बदल रहा है। तो क्या बोला गया, खजाने का एक लालच दिया गया कि भाई तुम्हें खजाना सारा मिल जाएगा। तो बोले ठीक है, हम तैयार हैं इस बात के लिए, ठीक। चौथा व्यक्ति कौन था? चौथा व्यक्ति ये था कि जिसने अमीर चंद, जिसको व्यापार मंडल का पूरा देखना था सारी चीजें। अब व्यापार मंडल के अंतर्गत करों का बंटवारा होता है, कर कलेक्ट करने की पावर होती है, लेकिन कर कलेक्ट करके देते किसके हो? नवाब को आके देते हो। अब वही कर कलेक्ट करके तुम्हें जेब में रखने को मिल जाए तो क्या करोगे? चाहोगे ना ऐसा? तो वो चीज होती है कि उन्हें भी क्या मिला, ये मौका मिल गया, है ना। तो जगत सेठ या अमीर चंद को ये लालच दिया गया था कि वो लोग अगर ऐसा करेंगे तो हम उनको ये चीज उपहार के तौर पर देंगे। तो उन्होंने उपहार के तौर पर उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब तुम लोग में से कोई भी होता जगत सेठ अमीर चंद की जगह क्या करता? यही करता ना, चलो उठो बाहर जाओ, क्लास में यूपीएससी लाइक होने, पैसा पैसा चाहिए, ऐसे करोगे यूपीएससी की सेवा तो है, पैसा देखा जाता है उसमें। सेवा की, सिविल सेवा का मतलब क्या होता है? समाज की सेवा में किसी भी तरीके का करप्शन और इन सब चीजों से दूर, और धोखा, ये सब बेकार की चीजें बताई जाती हैं। नैतिकता, एथिक्स इसी को तो सिखाता है। चौथा पेपर रखा इसीलिए गया। अगर इतिहास पढ़ाता रहता मैं सिर्फ और सिर्फ, तो कल को तुम जगत सेठ बन सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन चौथा पेपर जो एथिक्स रखा गया है, वहाँ नैतिकता भी पढ़ाई जाती है कि जगत सेठ नहीं बनना है, सिराजुद्दौला बनना है। हाँ बताओ। तो सर जो आईएएस पीसीएस होते हैं, हाँ, इनके पास इतना पैसा कहाँ से आता है? इतना पैसा कहाँ से आता है? एक तो देखो सैलरी बहुत अच्छी मिलती है इनको, पहली बात तो, ठीक है। दूसरा मैं बता रहा हूँ, ठीक, एक तो सैलरी बहुत अच्छी मिलती है, दूसरा उपहार बहुत मिलते हैं, ठीक है। उपहार के तौर पर बात करें, जैसे तुम कल को एक आईएएस अधिकारी बन गए, ठीक है। अब तुम एक आईएएस अधिकारी बने और तुम्हें किसी नए डिस्ट्रिक्ट के अंदर ट्रांसफर हुआ, और जैसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ट्रांसफर होता है, वहाँ के विधायक दल या फिर सांसद जो होते हैं तुरंत मिलने आते हैं आपसे, ठीक है, या जो भी बड़े उच्च अधिकारी होते हैं। अब वो गिफ्ट के तौर पर आपके लिए कुछ लेके आते हैं, ठीक है। अब वो गिफ्ट क्या हो सकते हैं? हो सकता है कि वो भाई थार भी है ना, वो भी हो सकती है। सर जो गिफ्ट मिल रहा है उसका भी कारण होगा ना? अब मैं बता तो रहा हूँ, कारण है तो उसके पीछे। अरे आगे पूरे समय में जब तक वो रहेगा यहाँ पे अधिकारी, सारा काम उसी से तो निकालना है उसको। हाँ, तो वो ले लेता है उसके बेसिस पे। वो व्यक्ति, देखो दो तरीके के अधिकारी हैं। एक अधिकारी है जो एकदम पूरी तरीके से प्योर है, जिसको सिर्फ अपनी तनख्वाह से मतलब है, उसके अलावा तुम उसे गिफ्ट भी दोगे वो स्वीकार नहीं करेगा।
गिफ्ट भी वो ब्राइब समझता है, उसे लगता है कि मुझे गिफ्ट इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इनका कोई लालच है मुझसे, वो एक्सेप्ट नहीं करता। एक वो भी अधिकारी है। दूसरा अधिकारी है कि गिफ्ट ही तो दे रहा है, गिफ्ट देने में क्या समस्या है, आपस में संबंध अच्छे रहेंगे, सब लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे, तो वो इस बेसिस पे क्या करता है, गिफ्ट ले लेता है। तीसरा क्या होता है, तीसरा अधिकारी ये होता है कि खुल के रिश्वत लेता है, ठीक है, वो कहता है ठीक है चलो सब जाए से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो क्या करता है, बोला इतनी मेहनत करके इतना पैसा बर्बाद करके जब मैं अधिकारी बना हूं तो फिर ये सब चीजें तो मुझे मिली है, अब मैं जब मिल रही हूं तो मैं मना क्यों करूं, है ना। तो वो तीसरे टाइप का अधिकारी होता है। इसमें से जो सबसे अच्छा अधिकारी होता है जिसको सिर्फ अपनी तनख्वाह से मतलब होता है और सिर्फ काम से मतलब होता है, तो ऐसे अधिकारी बनने की कोशिश करना। अभी आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाम का एक टॉपिक पढ़ोगे, है ना, यहाँ आपने ऑप्शनल लिया हो ना लिया हो, पवेड लोक प्रशासन जिसको बोलते हैं, वो आपने लिया हो ना लिया हो मुझे नहीं पता, सबके अलग अलग ऑप्शनल होते हैं, लेकिन उसके बाद में जब आप ट्रेनिंग के दौरान लबासना में पहुंचोगे तो वहां पे आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जरूर पढ़ाया जाता है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब पढ़ाते हैं वहां पे एक टॉपिक पढ़ाया जाता है, गुड गवर्नेंस बैड गवर्नेंस, ठीक है। और गुड गवर्नेंस बैड गवर्नेंस में बैड गवर्नेंस को टॉपिक में जब पढ़ाया जाता है तो उसमें बोला जाता है कि आईएएस ऑफिसर्स ज्यादातर जो होते हैं वो विभाग को ज्वाइन करने के बाद करप्टेड हो जाते हैं, है ना। हमें बता दो क्या बता रहे हो, हाँ बता दो, हमें बता दो क्या बता रहे हो, हम भी सुन ले, बताओ 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 क्या बता रहे हो, क्या बता रहे हो। यहाँ ट्रेनिंग होती है, हाँ पेपर होते हैं, हाँ क्या होता है, पेपर होते हैं ना, हाँ होते हैं, लगातार प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, पेपर्स होते हैं, विजिट्स होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। फेल हो गए थे, वहाँ फेल होगा तो वापस चलो गए, ठीक है, वहाँ फेल होता नहीं है कोई, पहली बात तो ये चीज होती है। अगर आप इतनी बड़ी बड़ी स्टेजेस क्वालिफाई करके वहां तक पहुंच गए तो वहां के तो प्रैक्टिकल्स हैं, कभी प्रैक्टिकल में फेल हुए कॉलेज में नहीं हुआ ना, और जो हुआ हो तो फिर क्या ही बोलोगे उसके लिए, ठीक है। तो कॉलेज के प्रैक्टिकल में आप कभी फेल नहीं होते, ऐसे ही वहां पे होता है, कुछ प्रैक्टिकल्स होते हैं, हाँ तो वहाँ प्रैक्टिकल्स होते हैं। नंबर देखो एवरेज होता है, एक मार्किंग होती है, अगर आपको कम नंबर मिले तो आपको कैडर खराब मिलेगा, ज्यादा मिले तो अच्छा कैडर मिलेगा, पहले ऐसे ही डिसाइड होता था, लेकिन अब क्या हुआ, अब रैंक के बेसिस पर डिसाइड होना शुरू हो गया। पहले कैडर ऐसे ही मिलते थे, पहले कैडर को जो दिया जाता था आपके पूरे के पूरे प्रोजेक्ट एनालिसिस पे दिया जाता था, प्रोजेक्ट कराए जाते थे, इवन जितनी भी विजिट कराई जाती है, कल को लबासना में जाओगे ना, जितनी ट्रेनिंग करोगे तो शायद ही कोई ऐसा हिस्सा है भारत का जो घूमो ना, भारत ही नहीं विदेश भी घूमोगे जाके, कोई कंट्रीज ऐसी भी मिलती हैं उन्हें भी घुमाया जाता है वहां पे जाके, तो उसमें भी घूमते हो जाके। तो जब ऐसी जगहों पे जब घूमना शुरू करते हो तो उसकी भी प्रोजेक्ट एनालिसिस और थीसिस बनानी पड़ती है, सिनॉप्सिस बनानी पड़ती है, वो भी उठा के सबमिट करनी रहती है। तो एक एवरेज मार्किंग सबको मिलती है, इतना तो मिल ही जाता है कि पास हो जाते हो। तो वहां मैं बता रहा था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक टॉपिक पढ़ाया जाता है बैड गवर्नेंस, और उसमें बोला जाता है जितने भी अधिकारी बनते हैं मोस्टली जाके करप्टेड हो जाते हैं, मोस्टली जाके, ये बात उन्हें भी पता है, यूपीएससी को भी पता है, प्रशासन को भी पता है, और बच्चों को भी पढ़ाई जा रही है, और तुमको बोला भी जा रहा है ज्यादातर जाके अधिकारी करप्टेड ही बन जाएंगे। तो तुम्हारे दिमाग में भी यही जाता है कि जब ज्यादातर बन ही जा रहे हैं तो हम भी तो ज्यादातर में ही आते हैं, है ना, और तुम ज्यादातर वाले में जाके करप्टेड हो जाते हो, है ना। वहां पे आपकी सोच को चेक करते हैं, वही चेक करने का तरीका होता है कि आप एक अधिकारी बन के किस तरीके से अपना जीवन निर्वाह करोगे। और वो मजबूरी है, मजबूरी क्या होती है कि उसके अंदर रीजन दिया गया कि करप्टेड बन क्यों जाते हैं। पहला रीजन ही उसके अंदर लिखा हुआ है WIFE, वाइफ, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है, हाँ, तो वाइफ इक्वल टू ब्राइब लिखा हुआ है वहां पर, इस तरीके से रीजन दिया गया है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि उनके ऊपर परिवार का एक प्रेशर होता है, ठीक है, और उनके ऊपर प्रेशर आता है, एक अधिकारी आईएएस अधिकारी डीएम हो गए, तुम्हारे पास में गाड़ी नहीं है, कार नहीं है, मर्सिडीज नहीं है, तो फिर किस बात के अधिकारी। जब ये प्रेशर कौन है, अपने दिमाग में खुद नहीं आता है, कोई डालता है तब आता है, और वो डालने वाला उसके पास में कौन होता है, उसकी वाइफ होती है, तो वाइफ इक्वल टू ब्राइब होता है। तो वो वहां पे इस तरीके का कॉन्सेप्ट दिया गया, तो फैमिली का प्रेशर उसको करप्टेड बना देता है, ये रीजन वहां पे मेंशन किया गया, ठीक है। तो अच्छे लोग फैमिली के प्रेशर में भी यहाँ पे नहीं आते हैं, बहुत ज्यादा सुसाइड कर लेते हैं फिर उसके बाद। हाँ बताओ कुछ और बात हो गई तो आपने बोला मेरी बात में राजधानी होगी। हाँ तुम अच्छे टॉपिक अब हुआ मतलब वाली बात, हाँ चलो खत्म करो। हाँ हाँ मुंगेर में इसमें प्रेसिडेंट बिहार में हाँ हाँ राजधानी कभी एक बहुत कॉमन सा आता है जो आपने सुना होगा, मीडिया को भी आता है, चुनाव के दौरान ज्यादा रहता है, तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना, ठीक है। मुंगेरी लाल तो व्यक्ति है, मुंगेरी लाल एक व्यक्ति है, मुंगेर जगह का नाम है, मुंगेरी लाल व्यक्ति है। और मुंगेरी लाल की कहानी कुछ ऐसी है जैसे दूरदर्शन पे बचपने में तुम लोग बहुत सारी कहानियां देखते थे ना, उसमें एक कहानी मुंगेरी लाल एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास कुछ नहीं, एक बहुत गरीब आदमी है, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े,
और वो सपने ऐसे हैं कि उसके पास बंगला है, कार है, ये सब चीजें, वो लोगों से बातें भी ऐसी करता है जा जाकर। तो लोगों ने एक कहावत बना दी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो वो व्यक्ति है, वो एक अलग है। हाँ क्या अलग है, कुछ नहीं। हो गया प्लासी खत्म। प्लासी अब लिख लो थोड़ा सा, बैटल ऑफ प्लासी। आज तुम लोग ने बातों में क्लास खत्म करवा दिया, आज तो कुछ लिखा ही नहीं। लिखो बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757। चलो इसमें लिखो नवाब सिराजुद्दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव कीमत है बंगाल की निर्णायक लड़ाई में बंगाल की निर्णायक लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय बंगाल का आघोषित शासक अंग्रेजों को बना देती। सेकंड पॉइंट लिखो इसमें। दस्तक कर या पास इस लड़ाई का प्रमुख मुद्दा था जिसने सिराजुद्दौला को इसके दुरुपयोग के खिलाफ संघर्ष करने पर मजबूर किया। अगला लिखो इसमें। सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार कलकत्ता नहीं है, कासिम बाजार में अंग्रेजी कारखानों को कब्जा लिया। एवं 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर भी कब्जा कर दिया।
श्रवण अंततः अलीनगर की संधि के माध्यम से कंपनी और सिराजुद्दौला या कंपनी और नवाब के मध्य ये तय हुआ कि अंग्रेज कलकत्ता में फैक्ट्री नहीं लगाएंगे और नवाब की आज्ञा के बिना व्यापार नहीं करें। नेक्स्ट पढ़िए। चूंकि संधि कंपनी के लिए उनकी हार जैसी थी जिससे नाराज होकर अंग्रेजों ने लड़ाई की घोषणा कर दी। जिसमें कंपनी ने मीर जाफर को अगला नवाब घोषित करने का वादा किया। अगला नवाब घोषित करने का वादा किया और अन्य लोगों में घसीटी बेगम, लिख लोगे आता है पहले, घसीटी बेगम, जगत सेठ एवं अमीर चंद को अपने दल में मिला लिया। क्या बोल रहे? भूख लग रही है? पॉइंट अगला पॉइंट लिखना है। हमें सिखा रहे हैं पॉइंट लंबा होगा। इस संघर्ष में 23 जून 1757 को
कमांडर रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, कमांडर रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सिराजुद्दौला की सेना को, सिराजुद्दौला की सेना को अपदस्त कर दिया गया। सिराजुद्दौला की सेना को अपदस्त कर दिया गया और अपदस्त कर दिया गया और बंगाल का अगला नवाब मीर जाफर को नियुक्त किया गया और बंगाल का अगला नवाब मीर जाफर को नियुक्त किया गया। मीर जाफर ने, अगला पॉइंट लिखना, मीर जाफर ने भेंट स्वरूप मीर जाफर ने भेंट स्वरूप 24 परगना मीर जाफर ने भेंट स्वरूप 24 परगना, भेंट स्वरूप गिफ्ट के तौर पर, उपहार स्वरूप 24 परगना एवं 1 करोड़ 77 लाख रुपए कंपनी को 1 करोड़ 77 लाख रुपए और ब्रैकेट में APP जरूर लिख लेना, डॉट लगा के। उसका मतलब होता है अप्रॉक्स, जिसको तकरीबन बोला जाता है ना। बाद में तुम लोग बोलोगे सर 1 करोड़ 77 लाख आपने बताया था, ये तो 1 करोड़ 77 लाख 640 रुपए है, ठीक है। तो इसलिए अप्रॉक्स जरूर लिख लेना, 1 करोड़ 77 लाख रुपए दिए, ठीक है। उसके बाद हेडिंग डाल लो, बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई ब्रैकेट में लिखना 22 अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर 1764। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट लिखो, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, बक्सर का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रैकेट में लिखना हेक्टर मोनरो, हेक्टर मोनरो, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रैकेट में लिखना हेक्टर मोनरो एवं बंगाल अवध एवं बंगाल अवध मुगल, बंगाल अवध मुगल की संयुक्त सेना के बीच हुआ, की संयुक्त सेना के बीच हुआ। संयुक्त सेना के बीच हुआ। बंगाल में जहाँ जहाँ बंगाल और अवध लिखा है वहाँ बंगाल में ब्रैकेट में लिख लेना मीर कासिम और अवध के ब्रैकेट में लिख लेना शुजा-उद-दौला। बंगाल के ब्रैकेट में मीर कासिम, अवध के ब्रैकेट में शुजा-उद-दौला और मुगल के ब्रैकेट में शाह आलम। नहीं हम देते हो रहे नहीं हो रहे शाह आलम मुगल में क्या लिखे अब वो शुजा-उद-दौला है। सिराजुद्दौला और शुजा-उद-दौला दोनों अलग कैरेक्टर हैं, सेम मत समझ, ठीक है। अगर ये तुम लोग को लगे मरने के बाद इसकी आत्मा लड़ने आई बक्सर में, ऐसा मत समझ। तो
चलो ठीक है, सुझाव लिख लिया। इसके बाद देखो मीर जाफर, अगला पॉइंट लिखो, मीर जाफर अंग्रेजों की मांग पूरी करने में मैं तो मीर कासिम बोल रहा हूँ, मीर जाफर बोल रहा हूँ। हाँ क्या बोला? हाँ जाफर ही बोल रहा हूँ। मीर जाफर अंग्रेजों की मांग पूरी करने में असमर्थ थे। जिससे मजबूर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जिसके बाद मीर कासिम 1760 में गद्दी पर बैठे। मीर कासिम ने अगला पॉइंट क्या हो गया सर? सम्मान देना पड़ता है। 1700 क्या बोल रहा था? मीर कासिम ने अगला पॉइंट लिखो, मीर कासिम ने बर्दवान बारादावाना, ठीक है, बर्दवान मिदनापुर मीराना मिदनापुर चिटगांव कंपनी को उपहार स्वरूप दिया। सभी बांग्लादेश में टेकनाम हाँ? बांग्लादेश में चिटगांव कंपनी को उपहार स्वरूप। नाम लिखते तो पहले क्लास में काम करते। हाँ चलो इसके बाद में अगला पॉइंट लिखो, उपहार स्वरूप दिया लिख दिया। मीर कासिम ने दस्तक का मुद्दा उठाते हुए दस्तक का समाप्त कर राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर कर दिया। मीर कासिम ने दस्तक कर का मुद्दा उठाते हुए दस्तक कर को समाप्त करके राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर दस्तक कर को समाप्त कर राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित कर दिया। काफी तो लिखाना शुरू किया मैंने, 10 मिनट हो गए, एग्जैक्ट टाइम हुआ 10 मिनट, 50 में तो पढ़ाया ही। एक घंटा चलो चरण 11 हमने लिख लिया, सब सर हमने लिख लिया। तो देखो बस इसके अंदर एक चीज लिख लो, एक चीज लास्ट ये लिख लो, बक्सर की लड़ाई का अंत, कंपनी की विजय और बंगाल पर हाँ कंपनी की विजय और बंगाल पर पुनः
मीर जाफर को नवाब घोषित किए जाने के पश्चात समाप्त हुआ। मीर जाफर को नवाब घोषित किए जाने के पश्चात समाप्त हुआ। घोषित किए जाने के पश्चात समाप्त हुआ। ठीक है, बाकी कहानी पता है तुम लोग को? ठीक है, वो सब लिख ही लेना तुम लोग, जैसा भी चार्ट वार्ट बना लेना, जैसा भी ठीक लगे। और अब अंत में लिख लो बस 1765 इलाहाबाद की संधि। ठीक है, 1765 इलाहाबाद की संधि। टोटल 2 संधि हैं। उन संधि में सब क्लॉजेज अगर निकालोगे तब तो फिर उस हिसाब से तो बहुत सारे हैं क्लॉज। तो ऐसे 2 संधियां, एक अवध के साथ, एक मुगल के साथ। ठीक है, अब हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ पूछा जा सकता है एकदम। वैसे सिमिलरिटी और अंतर इसमें बताने के लिए कुछ है नहीं खास, कि मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को दस्तक दिया हो, किसी को दस्तक समाप्त कर दिया हो, ऐसा नहीं। अभी समय है बच्चे, अभी समय है, बचा है समय, अभी तो टॉपिक चल रहा है। मैंने बोला ना इलाहाबाद की संधि, उससे कुछ नहीं होता। इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि समझ लीजिए थोड़ा सा। उसके बाद में संधि के बाद में देखिए मैसूर भी राज्य है, उसके बारे में भी पढ़ना है, वो भी पढ़ेंगे। फिलहाल देखिए इलाहाबाद की संधि जो है बेसिकली जैसा मैंने बताया 2 पक्षों के बीच में हुई। पहला पक्ष अंग्रेजों का या फिर कंपनी और अवध था, और दूसरा कंपनी और मुगल था। ठीक है, तो कंपनी अवध और कंपनी मुगल, इनके मध्य संधि साइन हुई। और संधियों ने क्या करा, उस तरीके की कुछ बातें हम लोग को यहाँ पे पढ़नी है, उनको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इलाहाबाद की संधि ने सबसे पहली चीज तो भारत में जो बंगाल राज्य था, उस बंगाल राज्य को नहीं छेड़ा। उन्होंने बोला यहाँ का नवाब मीर जाफर को घोषित कर देते हैं, और मीर जाफर को घोषित करते हुए नवाब बना के छोड़ दिया। अवध के साथ क्या किया होगा, अवध का थोड़ा सा मैटर समझ लो कि अवध, देखिए अवध एक नया राज्य है जो अचानक से आके इसके अंदर एंट्रेंस ले लेता है। ठीक है, और अवध सुन लोगे, 10 मिनट सुन लोगे, सुन लोगे। अब प्यार से तुम लोग को पढ़ाते रहते हैं तो तुम लोग अलग ही चले जाते हो। सुन लो, कह रहे हैं 10 मिनट की बात है, सुन लो, भगाना शुरू कर देंगे वरना। 10 मिनट की बात है, कायदे से सुन लो। इलाहाबाद की संधि की बात कर रहे हैं, बाद में बातें कर लेना। इलाहाबाद की संधि 1765 के अंतर्गत 2 पक्षों में हुई, एक अवध के साथ में और एक मुगलों के साथ में। ठीक है, अवध और मुगल की अगर बात करें तो अवध एक ऐसा राज्य है जिसको अभी अभी अंग्रेजों ने जीत लिया है। ठीक है, और अवध के ऊपर अब इन लोगों को अपना पॉलिटिकल या इकोनॉमिक किसी तरीके का तो कंट्रोल स्थापित करना था। ठीक, इन्होंने क्या बोला, पॉलिटिकल कंट्रोल को अभी इस समय में लागू करना या रेगुलेट करना क्या है कि अगर वहां पे हम अपना पॉलिटिकल कंट्रोल एस्टेब्लिश करते हैं तो आर्मी देनी पड़ेगी, आर्मी का खर्चा होगा, राजा रजवाड़े जो भी अपने बैठाएंगे उनकी सैलरी का खर्चा होगा। तो पॉलिटिकल कंट्रोल तो नहीं, पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं लेते, क्या ले लेते, इकोनॉमिक कंट्रोल ले लेते। तो इन्होंने क्या करा, जमींदारी जो वहां की थी अवध की, वो सारी की सारी जमींदारी उठा के किसने ले ली, अंग्रेजों ने अपने हाथों में ले ली। और अंग्रेजों ने अपने हाथों में जमींदारी को लेते हुए वहां पे 2 इस समय व्यक्तियों को अपॉइंट किया। एक का नाम था राजा शिताब राय और एक का नाम था बलवंत राय। ये 2 नाम हैं जो इलाहाबाद की संधि के अंतर्गत अवध के अंदर जमींदारी को होल्ड करते हैं। और यह जमींदारी को होल्ड करने के लिए चुने किसके द्वारा गए थे, अंग्रेजों के द्वारा। तो अंग्रेजों ने जो अवध के ऊपर कोई लेना देना नहीं था अंग्रेजों का, डायरेक्टली इकोनॉमिक कंट्रोल मिल गया, जमींदारी वहां की मिल गई। दूसरी चीज, टैक्स जो भी कलेक्शन होगा उस टैक्स के कलेक्शन में से अब अपनी आर्मी अंग्रेज अवध में रखेंगे। आर्मी कहां पे रखेंगे, अवध में रखेंगे। और जो आर्मी रखी जाएगी उसका खर्चा कौन उठाएगा, अवध का नवाब उठाएगा। तो अवध का नवाब अब टैक्स के कलेक्शन में से आर्मी का खर्चा भी उठाया करेगा। तो आर्मी का खर्चा भी यहाँ से उठना शुरू हो गया। ठीक है, तो इलाहाबाद की संधि ने अवध को कमजोर कर दिया। और अवध अब क्या करा करता था, सिर्फ और सिर्फ पेंशन भोगी रह गया। पेंशन भोगी की बात करें तो अवध को इस समय में जो है 50 लाख तकरीबन, ठीक है, कितना अमाउंट मिला करता था सिर्फ और सिर्फ खर्चे के लिए, कि लो तुम्हारा ये खर्चा, सालाना उसको ये खर्चा दे दिया जाता था और अवध अपना खर्चा उसमें गुजारा करता था। कहाँ, अवध अकेला मालिक था। अब अवध की हालत क्या हो चुकी कि उसे अंग्रेजों से खर्चा लेना पड़ता था।
ठीक है। सेम मुगलों के साथ में एक संधि साइन हुई, मुगलों के साथ में जो संधि साइन हुई उसमें मुगलों को भी पेंशन भोगी बना दिया, और मुगलों के साथ में भी क्या करा कि तुम्हें 26 लाख पर एनम दे देंगे हम। कितना? 26 लाख, मात्र अवध से भी कम है। देखो अवध के 53 लाख पर एनम है और इनके कितने 26 लाख पर एनम है सालाना। 26 लाख रुपए मुगलों को दिए जाएंगे और मुगल उसके बाद में उससे खर्चा अपना चलाएंगे। मुगलों से दिल्ली छीन लिया गया, दिल्ली छीनने के बाद उन्हें इलाहाबाद भेज दिया गया। इलाहाबाद के कारा रीजन के अंदर अब मुगल इस रहा करेंगे और वहीं से अपना रूल करेंगे। मतलब दिल्ली मैंने बोला था ना मेन टेरिटरी है, ये से अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। तो इलाहाबाद संधि के दो मुख्य प्रारूप ये हुए कि अवध के ऊपर कंट्रोल करना और उनको राजनीतिक और इकोनॉमिक रूप से अपने कंट्रोल में ले लेना, ठीक है। और दूसरा मुगलों के ऊपर भी सेम कंट्रोल स्थापित किया गया और मुगलों से तो उनका राज्य ही छुड़वा के उन्हें कहाँ भेज दिया गया? इलाहाबाद के कारा रीजन में, वहां उन्हें भेज दिया गया। तो इलाहाबाद की संधि, अब इलाहाबाद की संधि ध्यान रखिएगा, बक्सर की लड़ाई किसके साथ में हुई थी? हेक्टर मुंडो था ना उस समय, हेक्टर मुंडो 64 में चला गया, यहाँ रॉबर्ट क्लाइव आ गए थे। तो जो इलाहाबाद की संधि होगी वो किसके मध्य होगी? मुगलों और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, अवध और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, ठीक है। और मुगलों में भी अगर नाम लूं तो शाह आलम और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, अवध में अगर नाम लूं तो शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। ये हुई है इलाहाबाद की संधि जो 1765 में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी समय भारत के बंगाल के राज्य के अंदर इसी संधि के अंतर्गत दोहरा शासन भी स्थापित कर दिया गया, ठीक है। दोहरे शासन में दो वर्ग डिवाइड कर दिए गए, एक निजामत का था जो प्रशासनिक इकाई देखता था पूरी की पूरी, और एक क्या था? रिवेन्यू का था जो राजस्व का पूरा कंट्रोल लेता था। अब राजस्व का जो कंट्रोल था वो कंपनी ने अपने हाथों में ले लिया, पूरा टैक्स वाला या पैसा जहां से आएगा वो सारा कंट्रोल किसके हाथों में? सब अंग्रेजों के हाथों में। और राजनीतिक कंट्रोल मीर जाफर को तो बना ही दिया नवाब, तो राजनीतिक तौर पर या प्रशासनिक कंट्रोल किसके हाथों में? इस समय नवाब के हाथों में। तो ये दोहरी शासन की प्रणाली इस समय लागू हो गई थी जो 1772 और 73 में जब वॉरेन हेस्टिंग आए तो उन्होंने आके इसको समाप्त कर दिया था, ठीक है। अब वो समाप्त क्यों करा उसके पीछे भी कारण है। इसके बाद में अगला टॉपिक मैसूर है, मैसूर की लड़ाइयों के बारे में पढ़ना है, मैसूर राज्य किस तरीके से था। और मैसूर में जब हम लोग बात करेंगे तो हैदर अली या टीपू सुल्तान की बात करेंगे। कल आप लोग आ ही रहे है ना, कल आ रहे हो ना आप लोग? तो ज़्यादातर बच्चे जो भी आएंगे अपने सिग्नेचर करके देख दो, और जो लोग भी आएंगे अगर कल समय मिलता है तो कल हम लोग आगे का जो भी टॉपिक होगा मैसूर वाला जो भी है वो समाप्त कर लेंगे, ठीक है। हाँ तो मैं भी पढ़ा दूंगा, अगर होगा तो मौका मैं भी पढ़ा दूंगा। क्वालिटी खत्म होगा एक तरफ तुम लोग का, उधर मैं मैसूर खत्म करके पूरा मॉडर्न का रिवीजन करा दूंगा। तुम लोग के ऊपर आना चाहो तो आज, तो अगर आना चाहो तो आ जाना, और जो लोग जो लोग ना आ पाओ उनके लिए वीडियो तो अपलोड कर दी जाएगी या लाइव चला दी जाएगी। राजा शिकाब है फर्स्ट नहीं बहुत है तुम्हारे, और बलवंत है। हाँ पूछो रखना, पूछो मैं बोल रहा हूँ। अच्छा सुनिए, आंसर जितने भी लोग लिख रहे हो फिर से ध्यान से सुन लो। कुछ ही 4-5 लोगों ने वो छोड़ के अभी भी पैटर्न नहीं फॉलो कर रहे हो बताने के बावजूद, अभी भी तुम लोग वही काम कर रहे हो कि ये गंदे से पेज के ऊपर लिख के दे रहे हो, ठीक है। इसमें तुम ही लोग का नुकसान है, मुझे चेक करने में कोई आपत्ति नहीं होती है। अगर गंदे से पेज पे लिख के दोगे, ठीक है, तो आंसर अब आगे से मैं चेक नहीं करूँगा। मैं बार लिख रहा हूँ कॉपी पे, A4 शीट पे लिखो, मार्जिन दोनों तरफ करो। बच्चे A4 पे लिख के मार्जिन भी नहीं कर रहे हैं, मार्जिन तो करो कम से कम दोनों तरफ। मैं कितनी बार बोल चुका हूँ मार्जिन करा करो आंसर्स में, और मार्जिन नहीं दे रहे हो। और कुछ गलतियां ये है कि कंक्लूजन अभी भी नहीं लिख रहे हो, कंक्लूजन कई सारे लोग अभी भी छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। सारी कॉपियां चेक हैं, सब कुछ चेक है, और हर क्वेश्चन हर किसी की कॉपी में कोई ना कोई कमियां जरूर होती है। तो अब इन कमियों को दूर करो, लिखना शुरू करो अच्छे से कायदे से, ठीक है। लो बांट लेना ढूंढ ढांड के कॉपी, जो बचे ऑफिस में दे दें, ठीक।
वीडियो कॉल कर दो यार, बंद करो, चलो वीडियो कॉल।